नमस्ते पंकज जी। और फेसबुक के इस लाइव में हमारे जुड़ने वाले हमारे सभी साथियों का स्वागत है। अनुवाद संवाद भारत के अनुवादक एक समूह है अनुवादकों का, जिसके मंच पे हम पिछले मार्च अप्रैल में हमने कुछ लाइव्स की श्रृंखला शुरू की थी। और हम अलग-अलग लोग जो अनुवाद के काम से विभिन्न रूपों में जुड़े हुए हैं, उनके साथ हम अनुवाद से जुड़े मसलों पे बातचीत करते हैं। और आज बीच में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हमारा ये श्रृंखला, ये जो सिलसिला था वो रुक गया था। और आज अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस है। हमें लगा कि ये एक अच्छा अवसर है जहाँ से हम फिर से इस सिलसिले को शुरू कर सकते हैं। और आज इस बातचीत में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं पंकज पुष्कर जी। पंकज पुष्कर जी दिल्ली विधानसभा से विधायक रहे हैं, एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर रहे हैं और अभी वर्तमान में बहुभाषिकता और भाषा की राजनीति के सवाल पे शोध कार्य में जुटे हुए हैं। पंकज जी, आपका हमारे इस लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। हम बातचीत शुरू करते हैं। बहुत बहुत तो धन्यवाद, सभी साथियों को धन्यवाद। जी जी जी। तो आज अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस है और यूएन भी अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस को रिकॉग्नाइज करता है और इस दिन को सेलिब्रेट करता है। और यूएन भी कहता है कि भाई जो भाषा का काम है इसको खास तरह की रिकॉग्निशन की ज़रूरत है। लेकिन हम अपने यहाँ पे जब देखते हैं तो एक तरफ हम एक बहुत बहुभाषी समाज हैं। हमारे यहाँ पे 22 भाषाओं को संवैधानिक तौर पे मान्यता प्राप्त है और 1000 से अधिक भाषाएं हमारे यहाँ पे लोग बोलते हैं। उनकी मातृभाषाएं हैं इससे अधिक। तो पंकज जी, मुझे लगता है कि हम आज जब इस बातचीत को शुरू करने जा रहे हैं तो आप, क्योंकि एनसीईआरटी के साथ में भी आप अनुवाद के काम से सलाहकार के तौर पे जुड़े हुए रहे हैं और आपने सरकारी व्यवस्था को भी अंदर से देखा है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि जिस तरह के अनुवाद को पहचान की, रिकॉग्निशन की ज़रूरत है, जिस तरह का मान सम्मान मिलना चाहिए, उस लिहाज से आप हमारे यहाँ पे अनुवाद के काम की दशा दिशा को कैसे देखते हैं? आपके अपने अनुभव के संदर्भ में भी और जो सिस्टम में आप देखते हैं कि किस तरह का स्कोप, किस तरह का रिकॉग्निशन इस काम को है, तो आपसे सुनना चाहेंगे हम। मेरे ख्याल से ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबके पास पहले से है और उसका जवाब मुझे लगता है नेटवर्क की परेशानी आ रही है पंकज जी के यहाँ पे, और बीच-बीच में नेटवर्क टूटता जा रहा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि पंकज जी जल्दी ही वापस जुड़ जाएंगे हमसे। जी, मेरी आवाज़ पहुँच रही है? जी, पहुँच रही है पंकज जी। मैं आपको दूसरे डिवाइस पे, हाँ, ठीक है। जी, हाँ। जी। अ, बीच में आपका नेटवर्क कुछ चला गया था, तो आप फिर से। असुविधा हो सकती है, लेकिन हम जो बात करनी है उसको ज़रूर करें। बहुत सारी सूचनाओं ये आपने जो सवाल किया, ये एक ऐसा सवाल है जिसका एक बेहतर जवाब इनफैक्ट जो भी अनुवाद से जुड़ा व्यक्ति है उसके पास इसका जवाब है। वो अनुभवों से जवाब आता है। भारत की पिछले 200 वर्ष की अगर हम भाषा की राजनीति देखें तो उसमें बिल्कुल एक निष्कर्ष बिल्कुल साझा हम लोग निकाल सकते हैं कि एक राजनीतिक आग्रह के साथ तो बहुत बल मिला, एक राष्ट्रवाद के आग्रह के साथ बहुत बल मिला, लेकिन अगर हम केवल भाषा के नजरिए से देखें, केवल बोलने वाले, लिखने वाले और
सुनने वाले समुदायों की एक साझी मिला। और संविधान सभा की बहसों के बाद से लेकर आज तक अभी भी हम पूरी भाषा के काम को एक राजभाषा के दबाव के अंतर्गत देख रहे हैं। तो इसका एक परिणाम सीधा-सीधा ये है कि अनुवाद के काम को निश्चित रूप से ना वो सम्मान मिला है, ना वो महत्व मिला है और ना इस पे उतना ताकत है। इस ताकत नाम होना है, जितना होना चाहिए उसका 10 रूप से जो रचनाकार हैं, अनुवादक हैं, उनके व्यक्तिगत श्रम से, उनका एक तरह से समर्पण है, उनका एक तरह से देश और समाज और भाषा के प्रति अनुराग है, जिसकी वजह से अभी तक बहुत ज़्यादा काम हुए हैं। जबकि निश्चित रूप से अगर हम विशुद्ध ये देखें कि इस काम में कितना मान, कितना सम्मान, कितनी सुरक्षा, कितनी आर्थिक आश्वस्ति है, तो वो एक तरह से बिल्कुल उजाड़ का माहौल है। तो इस प्रश्न पे बहुत ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, स्थिति निराशाजनक है, लेकिन जहाँ से आशा पैदा होती है, वो एक संक्रमण का एक दौर से हम गुज़र रहे हैं। एक पीढ़ी बीत चुकी है, एक दौर बीत चुका है, अब हम एक ऐसे मैं कहूँगा संभावना के एक ऐसे चौराहे पर खड़े हैं, जिससे आगे हमको लगता है कि भाषा का काम, रचनाओं का काम, अनुवाद के काम को अनिवार्यतः ज़्यादा एक सम्मान देना ही होगा। और मुझको लग रहा है कि अनुवादकों के बीच भी एक आत्मबोध पैदा हो रहा है और होना आवश्यक है। और मेरे ख्याल से जैसा आज का दिन है, अनुवादक मंच की पहलकदमी है, ये सारी पहल हमको इस दिशा में ले जाती है कि कैसे हम आज की चुनौतियों का बेहतर तरीके से सामना कर सकते हैं। जी। जी। मैं अभी हाल ही भाषा के मसले पे एक ब्रिटिश काउंसिल की कॉन्फ्रेंस सुन रही थी और जिसमें प्रोफेसर गणेश देवी थे और वो इस बारे में ज़िक्र कर रहे थे कि किस तरह से पिछले जी। जो 50 साल हैं, उसमें लगभग 300 के करीब भाषाएँ हैं जो हमने खो दी हैं। तो एक तरफ हमारे सामने एक तरफ हम जब अनुवाद दिवस की बात करते बिल्कुल, हैं और जब हम जी। यूएन जैसे संस्थानों की बात करते हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भाषाओं के आपस में जुड़ाव की, आदान-प्रदान की बात करते हैं। दूसरी तरफ हम जब अपने यहाँ पे देखते हैं और क्योंकि आज आप हमारे साथ में हैं और भाषा की राजनीति के प्रश्न पे भी आप बात करने वाले हैं और एक तरफ हमारे यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ ही भाषाएँ हैं जिनमें कि जिसको जैसे आपने कहा राजभाषा का सवाल भी है। राजभाषा का प्रश्न एक तरह की राजभाषा और राष्ट्रभाषा का जो प्रश्न है, जो अभी तक अनसुलझा ही है। सितंबर अभी चल ही रहा है, हम अभी हिंदी दिवस मना के चुके हैं। तो एक तरफ भाषाओं को लेके और एक पदानुक्रम है, एक हायरार्की है, जिसके अंदर अ, और हमारे आग्रह और हमारी जो महत्वाकांक्षाएँ हैं, वो बहुत मिली-जुली हैं। हम हिंदी के प्रति बहुत सम्मान की बात भी करते हैं, लेकिन हमें जब खुद अपनी तरक्की के बारे में सोचना होता है, तो हम अंग्रेज़ी की तरफ जाना चाहते हैं। दूसरी तरफ अ, हमारे पास में जो जितनी भाषाएँ हमारे पास में हैं, उनके बीच में जितनी तरह की अंतरक्रिया की ज़रूरत है, उस लिहाज से हम सोचें तो हमें लगता है कि अनुवाद का एक बहुत बड़ा नेटवर्क हमारे पास में होने की ज़रूरत है। न सिर्फ अंग्रेजी से और दूसरी विदेशी भाषाओं से अनुवाद की बल्कि हमारी अपनी भाषाओं में भी आपस में अनुवाद के लिए एक बहुत बड़े नेटवर्क की ज़रूरत महसूस होती है। जबकि मैं देख रही थी कि जो राष्ट्रीय अनुवाद मिशन है ये स्थापित होता है 2005 में। यानी कि लगभग 50-60 साल आज़ादी के बिता लेने के बावजूद हमने संस्थागत तौर पे कोई बहुत सशक्त पहलकदमी की नहीं है। अब जब इस तरह के प्रयास हो रहे हैं तो आप किस तरह की उम्मीद संस्थागत स्तर पे, सरकार के स्तर पे किस तरह की उम्मीद आप देखते हैं? और क्या आप सुझाना चाहेंगे इस दिशा में कि यदि हमें इस काम को क्योंकि अभी तक लोगों की अपनी अ जो पहलकदमी है, लोग जो काम में जुटे हुए हैं अपने-अपने स्तर पे वो तो है। लेकिन एक कोई इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर या तो है नहीं और जो है उसके बारे में भी अवेयरनेस लगभग नहीं के बराबर है। तो ये कैसे होने चाहिए और इसके बारे में अवेयरनेस किस तरह से बढ़ सकती है लोगों के बीच में? उसके बारे में भी थोड़ा आप बताइए। मैं इस तरह कहना चाहूँगा मैं मेरे ख्याल से कैमरा ऑफ कर लेता हूँ, नेटवर्क कभी हमको मेरे ख्याल से बेहतर तरीके हो से सकता बात है। केवल पहुँचे इसलिए। जी।
मेरा कहना देवयानी जी ये है, अपने सारे साथियों तक एक बात मैं पहुंचाना चाहता हूं कि एक मायने में हम बेहतर स्थिति में पहुंचे हुए हैं कि हम शायद एक बीमारी है, एक बहुत बड़ी चुनौती है और उसका हम सामना करने की बेहतर स्थिति में हैं। हम पहचान रहे हैं, पहली बार हम स्वीकार रहे हैं कि भाषा एक जरूरी काम है। जो बाजार की शक्तियां हैं वो पहचान रही हैं। हम कॉर्पोरेट जगत में हों, हमें अपने विचार को या अपनी बात को या अपने उत्पाद को अगर आगे पहुंचाना है तो उसको वो अपने अपने खरीदार से बात करने के लिए भाषा पुल का काम करेगी। उसके बारे में ज्यादा संवेदनशील तरीके से हम बाजार थोड़ा एक्टिव हो रहा है, बाजार जिन शर्तों और जिन ताकतों के साथ काम करता है वो बेहतर तरीके से कर रहा है। दूसरा जो पूरा राजभाषा का जो कारोबार है, जो राजभाषा समितियां हैं, जो राजभाषा अधिकारी हैं, हिंदी अधिकारी हैं और प्रशासनिक शब्दावली का जो हमने पूरा कारोबार खड़ा किया है, ईमानदारी की बात यह है कि उसकी असफलताएं हमारी आंखों के सामने एक दीवार पर बिल्कुल लिखी हुई हैं और इस बात की एक समझदारी, एक स्वीकृति पैदा हो रही है और एक भाषाओं के नाम पर जो एक राष्ट्रवादी उबाल जैसी स्थिति थी वो थोड़ा ठंडा पड़ा है। नहीं पड़ा है तो और भी आने वाले सालों में इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे कि जिस तरह से एक बाजार की जरूरत होती है कि अपने प्रोडक्ट को, अपने उत्पाद को अपने उपभोक्ता तक पहुंचाए, वैसे ही एक राज्य की भी आवश्यकता होती है, एक समाज की भी आवश्यकता होती है, औपचारिक संस्थाओं की भी आवश्यकता होती है कि उसकी बात जो उसकी वैधता रचते हैं उन तक पहुंचे, उसके मतदाता तक पहुंचे, नागरिक तक पहुंचे। ये जरूरत है। हमने 70 साल बिता दिए बिना अपनी बात पहुंचाए, एक तरफा अपना आलाप करते हुए। भारतीय राज्य कुछ बोल रहा है, एक ऐसी हिंदी में बोल रहा है जिसको सुनने वाला कोई नहीं है, जो कि बोलने वाले को भी पता है कि इसका कोई ग्राहक नहीं है, इसको कोई समझने वाला नहीं है। तो ये जो हमको एक राज्य भाषा के नाम पर हम अपनी गाड़ी को जितना धक्का दे सकते थे वो दिया जा चुका है। अब अगर भारत के लोकतंत्र को, भारत के राज्य को अगर अपने नागरिकों से संवाद करना है, बातचीत करनी है, तो उसको एक भाषा के बारे में नई समझदारी पर पहुंचना पड़ेगा। ये शिक्षा नीति भाजपा के शासनकाल में आई है 2020 की। भाजपा पारंपरिक रूप से एक देश, एक भाषा, एक संस्कृति, एक धर्म की बात करने वाली जो पार्टी है, उसकी शिक्षा नीति में बहुभाषिकता शब्द बार बार आता है। इसका मतलब जो हम खुद बदल रहे हैं, हमारा जो एक भाषा में सोचने वाला मन है वो बदल रहा है। हमारी जो हिंदी एक भाषिकता है या अंग्रेजी एक भाषिकता है वो दिमाग बदल रहा है। हमको समझ में आ रहा है कि इससे काम चलेगा नहीं, हमारी असफलताएं हमारे सामने है। तो किसी बीमारी के इलाज से पहला काम डायग्नोसिस है। ये अपने को ये मानना कि हमारी जो भाषा नीति का जो पूरा संस्थान है, जो हमारा भाषा नियोजन का पूरा हमने ढांचा खड़ा किया है, भाषा के नाम पर हमने जो इंजीनियरिंग करनी चाहिए, उसमें कुछ बुनियादी खामियां हैं। देश और समाज इसको बहुत जोर से कह नहीं रहा है, आप और हम इस बात को समझ सकते हैं, लेकिन अब हम अपनी इस चीज को ज्यादा ईमानदारी से स्वीकार करने की स्थिति में पहुंचे। तो ये पहला मैं अच्छा लक्षण देखता हूं कि आज की जो पीढ़ी है, निश्चित रूप से आज का जो अनुवादक है, आज का जो रचनाकार है, आज का जो भाषा में काम करने वाला कोई भी नौजवान या अनुभवी व्यक्ति है, उसके सामने इस चौराहे से आगे बढ़ने की चुनौती है कि अब इस डायग्नोसिस वाली स्टेज से, इस पहचान की स्थिति से हम एक बेहतर समाधान की तरफ आगे बढ़े। तो समाधान क्या है? मैं सबसे पहली चीज कहना चाहता हूं, सबसे पहली चीज भाषा क्या है, हम इसको समझ लें। मैं लंबी बात नहीं कहना चाहूंगा, हालांकि इसके लिए बहुत बात करने की आवश्यकता है। मैं बहुत संक्षेप में और दो तीन मैंने जहां से सीखा है इस तरह के स्रोतों का जिक्र करते हुए केवल ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो हम जो भी अनुवाद के काम में लगे हुए हैं, दुनिया कोई नहीं मानेगी, लेकिन हम माने कि हम एक बहुत अभूतपूर्व महत्व का काम कर रहे हैं। हमको कितना उसका सम्मान मिल रहा है, कितना पैसा मिल रहा है, ये कतई ये नहीं बताता कि वो कितना महत्वपूर्ण काम है। जो एक किसान इस देश में बिना केमिकल फर्टिलाइजर, बिना उसमें गलत चीजें डाले हुए अनाज पैदा कर रहा है, वो देश के लिए, प्रकृति के लिए कितना महत्वपूर्ण काम कर रहा है। आदिवासी जंगल को बचा के कितना बड़ा काम कर रहा है, उसको सम्मान नहीं मिल रहा है। मैं अनुवादक को उस श्रेणी में रखता हूं जो कि बिना समुचित मानदेय के सम्मान नहीं मिल रहा है। इस पूरे देश के का जो नौकरशाही का ढांचा है उसमें उसका कहीं स्थान नहीं है, लेकिन वो एक महत्वपूर्ण काम कर रहा है। तो इस आत्मबोध से शुरू करें, इस आत्मबोध से आगे बढ़ें और बहुत साहस के साथ करें। दूसरी बात मैं अपने सारे साथियों से कहना ही चाहता हूं कि हम अनिवार्यतः एक ऐसे काम में हैं जो कि कभी परफेक्ट नहीं है,
जिसके सामने हमेशा चुनौती है, हमेशा सुधार, बदलने का आग्रह है। हम बहुत सारी शक्ति, ताकतें हमारे ऊपर काम कर रही हैं, वैसी स्थिति में हम काम कर रहे हैं। तो मैं दूसरी बात अपने साथियों से ये कहना चाहूँगा कि हम इस जो एक फ्लूइडिटी है, जो एक अनिश्चितता के बीच काम करने का जो एक आत्मबल होता है, वो बहुत ज़रूरी है। अनुवादक के अंदर होता है तभी वो कर पाता है। उसके ऊपर मूल लेखक का भी दबाव है, किसी सरकार या किसी कॉर्पोरेट का भी दबाव है, तब भी वो उस बहुत कठिन एक रचना कर्म में जुड़ा हुआ है। तीसरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि जो संभावना का एक हमारा सामने दरवाज़ा खुलता है कि हम भाषाओं को इस तरह देखा गया है जिसमें कि एक भाषा जिसको मानक भाषा कहा गया, उसको कुछ लोगों ने किसी समय में बैठ के गढ़ा और हम मानक भाषा को भाषा समझने लगे। इस मानक भाषा को ही भाषा कहते हैं, इसको फैलाने का काम स्कूल ने किया, कॉलेज ने किया, हर विभाग के कार्यालय के भाषा अधिकारी ने, हिंदी अधिकारी ने किया, राजभाषा परिषद ने किया, राजभाषा साहित्य सम्मेलन ने किया और खास पत्रिकाओं ने किया। लेकिन अनुवादक एक वो व्यक्ति होता है जो कि बिल्कुल दो दुनिया के बीच पुल बनाता है। वो अनिवार्यतः द्विभाषी है, कई बार बहुभाषी है अनुवादक। तो ये सच्चाई को वो जानता है कि भाषा मतलब ये कहने की बात नहीं है, वो हमेशा एक बहती हुई नदी है, वो हमेशा बदलती हुई चीज़ है। उसको स्थिर करने की कोशिश मतलब वो उसमें किसी राजसत्ता का हित हो सकता है, लेकिन वो यथार्थ से बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल दूर है। वो एक बोलने वाला समाज है, एक सुनने वाला समाज है, उसके बीच संवाद है, वो संवाद हमेशा बदल रहा है, उसके सैकड़ों रूप हैं, उसके अंदर अलग-अलग रंग हैं। उन उस सतरंगेपन को खत्म करके भाषा को किसी एक रूप में ढालने की जो इंजीनियरिंग है, वो सबसे बड़ा भाषा विरोधी काम है। मैं अपने बुजुर्गों को ये नहीं कहना चाहूँगा कि उनके बीच उनके कोई बहुत बड़ी उनका उनका कोई बहुत दोस्त था, लेकिन पूरा दुनिया एक राष्ट्र, राज्य के नशे से गुज़र रही थी पूरी दुनिया, उसके अंतर्गत हमने राजभाषा और भाषा को एक मानकीकृत रूप में करने की एक आग्रह में इस देश ने 50, 60, 70 साल बिताए। तो आज का जो अनुवादक है, वो अपने को वो एक बहुभाषिक रचनाकार है, वो अस असंख्य भाषाओं, अशेष भाषाओं, बहुत सारी भाषाओं के बीच एक सूत्रधार है, संवादी है वो चीज़ों को जोड़ने वाला है, वो अपनी इस भूमिका को स्वीकारे। वो स्वीकारे कि वो अनिवार्यतः एक बहुभाषिकता का एक कार्यकर्ता है, एक रचनाकार है। तो जब हम और बहुभाषिकता का मतलब कई भाषाओं का एक साथ आना नहीं है। भाषा कई संख्याएँ में हम 3, 4, 5 भाषाएँ जानते हैं, ये बहुभाषिकता नहीं है। बहुभाषिकता एक दृष्टिकोण है भाषा के प्रति, शिक्षा शास्त्र के प्रति, अनुवाद कर्म के प्रति एक दृष्टिकोण का नाम बहुभाषिकता है। वो ये है कि हम इस बात को स्वीकारें कि भाषा होती ही बहुभाषी है। मैं फिर दोहराऊँगा, हर भाषा बहुभाषी होती है। बहुभाषी होने का मतलब ये है जैसे हमारी हिंदी है। हिंदी कोई एक किसी एक बंद चीज़ का नाम नहीं है, वो कोई एक भाषा, ए लैंग्वेज नहीं है। हिंदी की अपनी प्रकृति ये है कि वो 10 तरफ से बन रही है। जब वो मैं एक अरुणाचल प्रदेश की कवि है मेरी मित्र जमुना बिनी, मैं उनसे बात कर रहा था, उन्होंने बताया अरुणाचली हिंदी है। अरुणाचल की लोक भाषाएं उस हिंदी का निर्माण कर रही हैं। मैं केरल के संतोष एलेक्स बहुत अच्छे अनुवादक हैं, उनसे बात कर रहा था। दक्षिण भारत अपनी हिंदी को रच रहा है और निश्चित रूप से जो भिलाली प्रदेश है वो अपनी हिंदी रची रहा है। राजस्थान का हड़ौती का क्षेत्र, गुवाहाटी का क्षेत्र, मारवाड़ी का क्षेत्र वो अपनी हिंदी रच रहा है। बिहार के अलग-अलग लोक प्रदेश जो है वो अपनी हिंदी। तो सबसे पहले आज की बातचीत में अगर एक चीज पर हम एक समझौता कर लें, साझापन कर लें, तो हम अनुवादक इस देश की बहुविध संस्कृति को बचाने के एक ऐतिहासिक दायित्व को निभाने की तरफ बढ़ रहा होगा। वो ये कि अनुवादक रचनाकार है, अनुवादक किसी भाषा विशेष का सिपाही नहीं है। वो ना हिंदी प्रेमी है, ना अंग्रेजी प्रेमी है, ना किसी भाषा का विरोधी है। वो बहुभाषी, अनिवार्यतः बहुभाषिक है। केवल एक भाषा में काम करने वाला व्यक्ति भी बहुभाषी होता है, इस अर्थ में बहुभाषी है। उसके पास अनेक रजिस्टर हैं, उसके पास अनेक शैलियां हैं, वो इस बात को स्वीकारे। तो बस मैं सबसे पहली बात ये कहूंगा और आगे का सवाल इस पर हो सकते हैं कि इस देश में भाषा और बोली, ये जो विभाजन हुआ है, ये कहाँ से आया है? इसका क्या कोई भाषा वैज्ञानिक आधार है? क्या कोई चीज इसको आधार देती है? अगली बात मैं ये करना चाहूंगा कि जो शुद्धता नाम की चीज है, मैं अगर बहुत थोड़े कड़वे शब्दों में कह दूं वो याद रह जाती है। मैं कहना चाहूंगा शुद्धता एक सनक का नाम है। शुद्धता एक सनक का नाम है।
मैं एक दूसरी कड़वी बात कहना चाहूंगा, और जो कि मैंने कल एक अपने साथी से सुनी है, नाम कह देता हूं, अमन अजय पांडे, भोजपुरी क्षेत्र से आने वाले, कलकत्ता में पढ़ने वाले, फिर जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के एक छात्र अमन अजय पांडे का एक वाक्य है। उसने कहा कि शुद्धता एक ब्राह्मणवादी आग्रह है, शुद्धता एक तरह का ब्राह्मणवाद है, और हमें हर तरह के ब्राह्मणवाद से दूर रहना चाहिए, उससे दूर भागना चाहिए। तो ये शुद्धता, ये होती क्या, भाषा में शुद्धता होता क्या है? मेरी दादी, मेरी नानी इतनी खूबसूरत तरीके से मुझे कहानी सुनाती थी, और वो इसलिए सुनाती थी क्योंकि ना तो उनके दिमाग में और ना मेरे दिमाग में शुद्धता नाम की कैटेगरी का जन्म नहीं हुआ था। ये शब्द किसी के जबान पर उस समय तक नहीं आया था। अगर होता तो हमारा संवाद टूट जाता, वो कहानियां नहीं जन्म लेती, वो कविताएं जन्म नहीं लेती। तो शुद्धता एक सनक का नाम है, लेकिन मैं, जो अनुवादक की कठिनाई है उसका भी बहुत अच्छी तरह से हम स्वीकारते हैं कि अनुवादक को जो स्वायत्तता मिलनी चाहिए वो मिली नहीं। इसलिए ये बात हम आपस की बातचीत में तो कह सकते हैं, लेकिन अपने एम्प्लॉयर से नहीं कह सकते। जो हमें अनुवाद का काम दे रहा है, चाहे वो सरकार है, चाहे बाजार का कोई व्यक्ति है, हम उससे ये नहीं कह सकते कि ये बात हमसे मत करो, लेकिन उससे हम कर लेंगे। हमें आजादी का सपना पहले अपने अंदर देखना पड़ता है। कोई भी, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो युद्ध हो, वो जाहिर होने से पहले अपने अंदर घटित होता है। तो हम अनुवाद के बारे में ये बात अपने अंदर घटित करें कि हम शुद्धता सब आगे की चीज है। हम भाषा से प्यार करते हैं, हम शुद्धता से प्यार नहीं करते, हम बहुभाषिकता से प्यार करते हैं। हम इस बात को सबसे पहले स्वीकारें। हाँ, तो मेरा अनुरोध यहाँ से आगे बढ़ेगा कि हम एक तो भाषा और बोली के क्या अंतर संबंध है, भाषा के नाम पर जो मिथ है वो पैदा कहाँ से हुए हैं, उनके असर क्या है, इस पर बात कर सकते हैं। और शुद्धता नाम की जो बीमारी है, शुद्धता नाम की जो सनक है, शुद्धता नाम का जो हमारा जातिवादी रोग है, हम उस पर बात कर सकते हैं। तो आप रुक जाना चाहिए, आगे जो सवाल आप करेंगे उस पर हम आगे बढ़ेंगे। जी, बिल्कुल, मुझे लगता है आपने कई सारे सवालों के पिटारे को एक साथ खोल दिया है, क्योंकि एक तरफ हम भाषा, जो हमारी शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं, तो शिक्षा नीति सिर्फ अब जो 2020 में शिक्षा नीति आई है वही नहीं, 1968 में शिक्षा नीति आई तब भी, और 1986 में शिक्षा नीति आई तब भी, और आज भी हमारी जो बहुभाषी जो मातृभाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, इसका आग्रह हमारी हर शिक्षा नीति में रहा है। और हर एक बार हम एनसीएफ 2005 के बनने के बाद तो और अधिक आग्रह रहा कि मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। जब शिक्षा का अधिकार कानून आता है तब फिर से इस बात पे जोर दिया जाता है कि मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। लेकिन ये एक तरफ हम नीतिगत स्तर पे बहुत सारी बातें कहते रहते हैं, और यहीं पे हमारी जो सिस्टमिक ड्युअलिटी है, व्यवस्थागत जो दोहरापन है हमारा, वो बार बार दिखाई देता है कि एक तरफ हम बात करते हैं कि मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा होनी चाहिए, दूसरी तरफ हम शिक्षा के जो व्यवस्था है उसको इतना खुला छोड़ देते हैं कि उसमें जो सरकारी स्कूल में या मातृभाषा के माध्यम से पढ़ने वाले स्कूल में जो बच्चा आता है, वो समाज के सबसे वंचित तबके का बच्चा उस स्कूल में पहुंच पाता है। तो एक हमारी ड्युअलिटी इस स्तर पे दिखाई देती है। दूसरा जो दोहरापन है, अभी हाल ही मैंने फेसबुक पे मित्रों से भी ये सवाल पूछा था, और मुझे आज भी ये जानने की बहुत जरूरत महसूस होती है, क्योंकि शिक्षकों के साथ काम करते हुए ये सवाल बार बार सामने आता है कि ये जो आपने बात कही कि भाषा और बोली का जो अंतर है, हमारी पाठ्य पुस्तकें और हमारी जो परीक्षाएं हैं, चाहे वो बीए और एमए स्तर की हो या बीएड के स्तर की, वो आज भी भाषा और बोली में उन्हीं अंतरों की सूची बार बार बनवाती है जो अंतर दरअसल भाषा और बोली में मौजूद नहीं है, चाहे वो साहित्य के सिलसिले में हो, चाहे वो ग्रामर व्याकरण के बारे में हो कि बोली का व्याकरण नहीं है और भाषा का व्याकरण है। तो इस तरह की कोई दरअसल इस तरह की कोई फांक है नहीं जिसको कि हम साल दर साल हमारे विद्यार्थियों को रटवाते जाते हैं, और उसके बाद में जब वही बात कह के वो जब परीक्षाएं पास करते हैं और फिर जब वो स्कूल में पढ़ाने के लिए आते हैं, तो पता चलता है कि वो फिर अगर उसने अपनी शिक्षा में इस बात पे अंक पाए हैं कि बोली जो है वो या मातृभाषा जो है वो मानक नहीं है, और विद्यार्थी को स्कूल में मानक भाषा सीखनी है अपनी प्रगति के लिए, अपनी शिक्षा के लिए, तो फिर वो उस बोली को या मातृभाषा को कैसे स्कूल में इस्तेमाल करे। तो ये मुझे लगता है कि ये हमारी व्यवस्थागत दोहरापन है जो अलग अलग स्तरों पे रिफ्लेक्ट होता है।
और जो आप बात कह रहे हैं कि हर एक भाषा अपने आप में बहुभाषी है, मुझे लगता है कि कई बार हम सभी लोग, जो हम अनुवाद करने वाले लोग भी हैं, वो अपने आप को अनुवाद के एक बहुत प्योर डोमेन में रखना चाहते हैं। और ये जो भाषा की राजनीति से जुड़े हुए जो सवाल हैं, और भाषा की जो प्रकृति को, भाषा के जो एक माध्यम के रूप में जो उससे जुड़े हुए अलग-अलग सवाल हैं, उनसे कई बार एंगेज करने में हम थोड़ा-सा हिचकिचाते हैं। अब जैसे अभी कई साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय में इस फेसबुक लाइव के मंच पे, और उनके भी सवाल आ रहे हैं। पर जैसे में मोहसिन जी ने ही एक कमेंट किया है कि कंप्यूटिंग और अनुवाद के विषय में विस्तार से बताएँ कृपया। अब मुझे लगता है कि ये वाक्य ही अपने आप में एक बहुभाषी वाक्य है। लेकिन क्या हम इस बहुभाषिता को हम देखते कैसे? क्योंकि उसी के आगे हम थोड़ी देर में देखते हैं कि मोहसिन जी फिर से सवाल कर रहे हैं कि भाषा का मानकीकरण अनुवाद को ठोस भी बनाता है, वरना नए शब्द इतनी तेजी से बनेंगे और बदलेंगे कि अनुवादक और अनुवाद के लिए कठिनाई होगी। तो मुझे लगता है कि ये जो 2 तरह की चीज़ें हैं, इसके बीच में मुझे लगता है कि हम सबको काफ़ी कन्फ्यूज़न है कि दरअसल हमें मानक चाहिए, या दरअसल हमें भाषा, एक बहुभाषी भाषा चाहिए। थोड़े दिन पहले राजेंद्र प्रसाद जी का पोस्ट काफ़ी सर्कुलेट हो रहा था हिंदी दिवस के इर्द-गिर्द, और उसमें वो यही बात कर रहे थे कि अंग्रेज़ी का शब्दकोश पिछले इन सालों में कितना विस्तार पा गया, उसमें कितने शब्द थे और वो कितना गुना शब्द बढ़ गए। जबकि हमारे हिंदी के जो शब्दकोश हैं, वो आज भी उसमें थोड़ा बहुत इज़ाफ़ा होता है। ऐसा नहीं है कि हिंदी भाषा ने अपने में शब्दों को ग्रहण नहीं किया। लेकिन हम हमारे मानकीकरण के आग्रह में आके इतना रिजिड हो जाते हैं कि वहाँ पे हमारी ये जो एक्सेप्टेंस है, ये हम इसमें संकोच करते हैं, हम इसके लिए तैयार नहीं होते हैं। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक इस बात को आप ऑलरेडी एड्रेस कर चुके हैं। लेकिन जो आपने जो एक और बात उठाई, उसमें से मुझे एक सवाल दिखाई देता है। आपने कहा कि बाज़ार बहुत सक्रिय हो रहा है। अब ये जो बाज़ार का सक्रिय होना है, इसके बड़े खतरे भी हैं, क्योंकि जैसे ही बाजार सक्रिय होता है, बाजार को क्वांटिटी में चीजें चाहिए, उसको क्वालिटी से पता नहीं कितना कंसर्न है। और जब क्वांटिटी में चीजें चाहिए होती है, तो आपको पता चलता है कि बहुत सारे ऑनलाइन मेथड्स हो गए हैं आपका ट्रांसलेट करने के। अब ये ऑनलाइन मेथड्स को आप कैसे चेक करेंगे? क्योंकि अंततः कंप्यूटर की जो मेमोरी है, और जो मनुष्य का जो मस्तिष्क है, और भाषा के साथ में उसकी जो अंतरक्रिया है, उसमें तो फ़र्क है। तो ये जो बाज़ार की सक्रियता है, बाज़ार की सक्रियता के कुछ फ़ायदे आपने गिनाए, पर ये जो रिस्क दिखाई देते हैं बाज़ार की सक्रियता के, मैं इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी कि इसको हम कैसे समझें और कैसे एड्रेस करें? क्योंकि ये एक अनुवादक के काम पे, एक तरफ अनुवादक के लिए बाज़ार खोलता है, दूसरी तरफ अनुवादक के काम पे और उसकी एग्ज़िस्टेंस पे एक तरह का आघात भी करता है, जब बहुत सारे कंप्यूटराइज़्ड ट्रांसलेशन के ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल होने लगते हैं। अ, तो जी। देखिए इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि कुछ चीज़ें तो लगभग एक अपरिहार्य तरीके से हमारे सामने आने लगती हैं। अ, पहला तरीका यही है कि ठीक है, उसको समझा जाए, उसका सामना किया जाए। लेकिन एक दूसरी समझ ये आती है कि मजबूरी में जो एक मशीन मीडिएटेड ट्रांसलेशन की बात, कंप्यूटर के माध्यम से ट्रांसलेशन की बात, कि सब कुछ क्या गूगल ही ट्रांसलेटेड कर देगा, इसकी बात, इसमें 2 चीज़ें मैं देखता हूँ कि एक तो चीज़ों को समझने का, अनुवाद करने का आग्रह बढ़ा है। बहुत सारे लोग बहुत अलग-अलग भाषाओं के स्रोतों को जानना चाहते हैं, इसलिए उसकी बहुत सारी कोशिश है, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि अभी जिसको कहते हैं कि जैसे कि भारतीय राज्य व्यवस्था या किसी भी नेशन स्टेट के लिए एक गलतफ़हमी ये होती है कि वो पूरे देश से कहेगा कि देखो ये तुम्हारी राष्ट्रभाषा है और कल से तुम इसमें बोलोगे। एक उर्दू है, अब इस उर्दू पे हम पाकिस्तान बनाएँगे, भले ईस्ट बंगाल जो है पूरा ईस्ट पाकिस्तान पूरा बंगला बोलता हो, लेकिन उसको ये गलतफ़हमी में कोई भी अभिजन वर्ग रह सकता है, कोई राष्ट्र राज्य रह सकता है, लेकिन उसके परिणाम सामने आए, जो जितना जिद्दी होगा वो उतनी ज़्यादा कीमत चुकाएगा। श्रीलंका ने कीमत चुकाई तमिल को सम्मान नहीं देने का, पाकिस्तान ने कीमत चुकाई अपना विभाजन करके बांग्लादेश को जन्म देके। आज का बाजार जो है उसके अंदर ये बाजार की शक्तियां बहुत तेजी से काम करती हैं और मुनाफा का जो लॉजिक है पूंजीवाद का
वो बचत सोचता है और तेजी से काम करना सोचता है। लेकिन ये उसका आग्रह है, उस आग्रह से ज्यादा बड़ा नहीं है कि अंततः जब उसको पता चलेगा कि ये काम नहीं चलने वाला है, तब वो उन लोगों को खोजेगा जो कि वास्तव में एक अच्छी कॉपी, एक अच्छा एडवर्टाइजमेंट, एक अच्छा जिंगल बना सकते हो, किसी भी एक डॉक्यूमेंट को वांछित भाषा में अलग अलग कर सकते हो। मैंने जिक्र किया, इस समय मेरे एक दोस्त ने बताया गूगल का जो लोकलाइजेशन का इस समय काम चल रहा है, वो कह रहा है कि उसके साथ वो काम करता है, आदिल नाम है, बीबीसी की नौकरी छोड़कर वो गूगल के लोकलाइजेशन के काम में गया है, और वो कहता है कि एक ही बिल्डिंग में हम 1000 लोग अलग अलग भाषाओं में काम करते हैं। और वो मुझसे पूछ रहा था कि आप संथाली में कोई काम कर सकता हो उसको बताएं, कोई भिलाली में काम कर सकता हो तो गूगल को जरूरत है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ चीजें हमारे बिल्कुल सामने हैं जो कि हम उसकी समस्याएं देख रहे हैं, लेकिन अपने जो हमारा मनुष्य के अंदर छुपी हुई जो सामर्थ्य है और मनुष्य के समूह में छुपी हुई जो सामर्थ्य है, जैसा कि अनुवादक का मंच एक समूह है, और हम उसको मतलब इस यथार्थ जो आज की पूंजीवादी कॉर्पोरेट व्यवस्था हमारे सामने चुनौती प्रस्तुत करती है, उसका हम रचनात्मक तरीके से कैसे मुकाबला कर सकते हैं और बेहतर गुणवत्ता के लिए कर सकते हैं, वो एक खुला हुआ मामला है, वो हमें करना चाहिए। तो मेरा केवल कहना यह है कि अंततः किसी भी पूंजीवादी के लिए, किसी भी उद्योगपति के लिए घटिया अनुवाद उसके लिए बहुत डैमेजिंग चीज हो सकता है। और वो जैसे कि भारत का पूरा राजभाषा विभाग कोई भी कबाड़ा अनुवाद करके 20 साल भी उसके ऊपर सो सकता है, तो कोई भी कॉर्पोरेट इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर उसको अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए अगर एक लाइन भी अपने अनुवाद, अपने विज्ञापन में कोई कोई रोचक लाइन उसमें लानी है, तो वो लानी ही है। वो जानता है इससे अंतर उसका करोड़ों का अंतर पड़ सकता है, सैकड़ों करोड़ का उसका इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। तो मैं केवल कहना ये चाहता हूं कि चीजें एक रात में नहीं बदलेंगी, लेकिन मैं जो जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके अंदर भी और बाजार की व्यवस्था है उसके अंदर भी मेरा ये पूर्वानुमान है, ये तत्काल नहीं सामने आएगा, लेकिन अगले 5 साल में, अगले 10 साल में मैं ये निश्चित रूप से देखता हूं कि जो भाषाओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ेगी, और ये कोई भाषा पर कृपा नहीं होगी, या अनुवादकों के प्रति कोई रहम नहीं होगा, ये उनके निजी स्वार्थ, निजी राज्य व्यवस्था को वैधता चाहिए, बाजार को अपना, बाजार में हिस्सेदारी चाहिए, उपभोक्ता चाहिए, पैसे देने वाला चाहिए, उनके अपने निजी कारणों से यह स्थिति सामने आएगी। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो भी मशीन मीडिएटेड काम है, वो एक काम होगा जो बहुत बल्क नेचर का होगा। आपको किसी नोकिया के फोन की क्या शर्तें हैं या उसके क्या टर्म्स एंड रूल्स हैं, वो अनुवाद करना हर कोई जानता है, वो एक तरह की औपचारिकता है, ना उसको कोई पढ़ता है ना उस तरह का अनुवाद। ठीक है, काम का बहुत हिस्सा ऐसा होगा कि लोग मीडिएटेड तरीके से, मशीनी तरीके से, कंप्यूटर से, ट्रांसलिटरेशन से वो कर देंगे, लेकिन काम का एक बहुत हिस्सा ऐसा भी निकलेगा जिसमें कि बहुत क्रिएटिविटी की जरूरत होगी, बहुत रचनाशीलता की जरूरत होगी, बहुत रोचकता की जरूरत होगी, कोई ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होगी जो एक एक शब्द को इस तरह से रखे जैसे कि वो आर्ट पीस होता है, जैसे कि हम एक एक बहुत बारीकी से काम करते हैं, ऐसे की आवश्यकता होगी। और आप जानते हैं, एक 10,000 शब्दों की किताब के अनुवाद करने में जितना सम्मान मिलता है, एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशन की इंडस्ट्री के अंदर, एडवर्टाइजमेंट के अंदर सबसे ज्यादा क्रिएटिव लोग गए हुए हैं, सबसे ज्यादा उनको पैसे मिल रहे हैं, सबसे ज्यादा सम्मान मिल रहे हैं। वो हो सकता है महीने में केवल 2 पंक्तियां और 3 पंक्तियां इस तरह की डिजाइन करे, वर्कआउट करे, एक खास भाषा में लिखे, जो कि उस संस्थान को, उस कंपनी को, उस कॉर्पोरेट को लगे कि बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसका काम अनमोल हो सकता है, उसका वेतनमान किसी भी केमिकल इंजीनियर से बहुत ज्यादा हो सकता है। तो मैं संभावना के जो क्षेत्र हैं, पहली बात तो उनको बेहतर तरीके से तलाशने का आग्रह करता हूं। दूसरा मैं अनुरोध ये करता हूं कि हम औपचारिक संस्थाएं बाद में बनेंगी, बाजार कभी भी आप हमारे लिए, आपके लिए संरचनाएं नहीं बनाएगा। ये राज व्यवस्था की पुरानी व्यवस्थाएं सड़ चुकी हैं, नई जो कोशिशें नेशनल ट्रांसलेशन मिशन जैसी चीजें हुई वो खोखली हो चुकी हैं, उनकी भी सीमाएं सामने आ चुकी हैं। सारे विश्वविद्यालय हुआ करते थे, उनके हिंदी निदेशालय हुआ करते थे, उनका खोखलापन बिल्कुल जाहिर हो चुका है। सभी प्रदेशों की ग्रंथ अकादमियां हुआ करती थी, वो लगभग निर्जीव शांति से, शमशान जैसी शांति से सारी भरी हुई हैं। लेकिन इसके साथ साथ सारे विश्वविद्यालय में बहुभाषिक लोगों की उपस्थिति बढ़ रही है। अब केवल मेरे पिताजी प्रोफेसर थे तभी बच्चा पढ़ने नहीं आ रहा है, ऐसे
छात्र बहुत बड़ी संख्या में, वो दलित हो सकते हैं, आदिवासी हो सकते हैं, ओबीसी हो सकते हैं, पहली बार वो बच्ची विश्वविद्यालय में गई है, उनका प्रपोर्शन बढ़ता चला जा रहा है। उनका दबाव बन रहा है कि हमको किताबें चाहिए, हमको रीडिंग मटेरियल चाहिए, और वैसी वाली हिंदी में नहीं चाहिए जैसे कि 20 साल 25 साल पहले मैकमिलन ने अनुवाद कर दी थी। हमको ऐसी भाषा में चाहिए जो हमें समझ में आए, हम ऐसी भाषा में चाहिए जो हमसे बात करे। ये आग्रह बढ़ रहा है, और वो आग्रह अभी इस स्थिति में पहुंचा हुआ है कि उस आग्रह को बहुत सुंदर स्वर नहीं मिला हुआ है, उस आग्रह को एक संस्थागत समर्थन नहीं मिला हुआ है। यहाँ आपकी हमारी भूमिका आती है, और वो लोग जो कि अनुवाद की बारीकी को भी समझते हैं, जो कोई संगठनात्मक पहल भी कर सकते हैं। मैं इस लिहाज से ट्रांसलेटर्स ऑफ इंडिया, अनुवादक मंच, इसको दोनों को सलाम करता हूं, और इसको मैं वादा करता हूं कि हम लोग मिलकर इसको आगे बढ़ाएं। हम नई नई मतलब एक तरह से नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स बनाएं, अलग अलग हम इसको विस्तार करें, बहुत सारे और समूह हैं उनसे जुड़ें। मेरा कहना है कि अब वो ठीक वो समय है जब हमारा प्रयास के परिणाम सामने आएंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ बेहतर चीजें होने वाली हैं। मैं एक बात जो मेरे मन में है, जब भी आप चाहेंगे उस पर बात करेंगे, कि एनसीईआरटी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के बाद अनुवाद की एक प्रक्रिया में जुड़ने के क्या अनुभव हुए, उससे जुड़े आपके कुछ सवाल हो आप कहिए, नहीं तो मैं कुछ अपनी बात उसमें कहना चाहूंगा, जो कि बिल्कुल सीधे बहुत सारी उपयोगी उससे जानकारी और समझ हमारी निकल कर आएगी। जी, बिल्कुल, मुझे लगता है कि एक तो आपकी जो बातचीत है वो इस अनुवाद का जो हमें एक कई बार ठहरा हुआ बहुत निराशाजनक सा संसार लगता है, उसमें मुझे लगता है कि आपकी बातचीत बहुत उम्मीद लेके आ रही है। आप जिस तरह से इस बाज़ार को खुलते हुए देख रहे हैं और इसमें जिस तरह की संभावना और जिस तरह की बहुभाषिक उपस्थिति की आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत उम्मीद जगाने वाली बात है। हालाँकि मुझे बार-बार वो सारी चीज़ें याद आती हैं कि अ, अकादमिक जो कंटेंट या चाहे प्रकाशनों के साथ, क्योंकि जो एक तरफ ये जो क्रिएटिविटी जो एडवर्टाइजमेंट की दुनिया में जो क्रिएटिविटी है और उसको जिस तरह का एक्सेप्टेंस और रिकॉग्निशन है और उसमें जिस तरह का मानदेय है, वो सब कुछ एक बहुत चमकदार, बहुत आशाजनक परिवेश दिखाई देता है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम रचनात्मकता की बात करते हैं और जब हम दुनिया भर की और हमारी अपनी भारतीय भाषाओं में जो लिखा गया साहित्य है या जो शिक्षा के क्षेत्र में भी जो अलग-अलग अनुशासनों में जो काम हुआ है, उसकी अगर हम बात करते हैं तो उस काम को आज तक भी ना तो उस तरह का आर्थिक मानदेय मिल पाता है और ना शायद इसका एक हिस्सा ये भी है कि हमारे अपने समाज में पढ़ने की संस्कृति किस तरह की है। लोग कितना पढ़ना लिखना पसंद करते हैं और जो पढ़ने लिखने के दुनिया में जो आना चाहते हैं बच्चे, जो नए स्टूडेंट्स आना चाहते हैं, तो उनको जिस तरह की सामग्री मिलती है वो अक्सर बहुत सब स्टैंडर्ड ट्रांसलेशन होता है। इवन वो कंटेंट का नेचर ही बहुत सब स्टैंडर्ड होता है कि उनको यहाँ वहां से जोड़ के और कुछ प्लेजराइज्ड किस्म का कंटेंट तैयार करके दे तो दिया जाता है, लेकिन उसमें वो क्वालिटी नहीं होती है। तो ये कंसर्न है और मुझे लगता है कि इसी के साथ में जो एनसीईआरटी का आपका अनुभव है वो उस अनुभव की चुनौतियां और उस अनुभव से क्या उम्मीद आप देखते हैं। मुझे लगता है कि ये सारी बातें काफी रिलेटेड हैं और संभवतः हमारे जो साथी हैं उनके लिए इसमें कुछ उपयोगी बातचीत वो लोग अपने लिए भी पाएँगे। तो मैं आपके ज़रूर एनसीईआरटी के जो अनुभव हैं उनको भी जानना चाहूँगी और इस पूरे परिदृश्य में आप उस अनुभव को कैसे लोकेट करते हैं उसको भी जानना चाहूँगी। तो मैं सभी साथियों से कहना ये चाहूँगा कि जैसा आपने कहा कि मेरी बातों से कुछ उम्मीद पैदा हो रही है। दरअसल मेरी बातों से जितनी उम्मीद ज़ाहिर हो रही है, मैं उससे कहीं ज़्यादा उम्मीद से भरा हुआ हूँ। मैं मॉडरेट होकर बात कर रहा हूँ। मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहूँगा, और एक बिल्कुल दूसरे संदर्भ में ये बात कही, राजनीति के सामाजिक क्रांति के संदर्भ में बात की। एक बिहार के बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी हुए, उन्होंने सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में एक बात कही, दीवारों पर लिखा कि बदलाव की बात करने वाली पहली पीढ़ी मारी जाएगी, बदलाव करने की कोशिशों में जो दूसरी पीढ़ी होगी वो चोट खाएगी, पीटी जाएगी, अब बदलाव की चाहत रखने वाली जो तीसरी पीढ़ी होगी वो राज करेगी। तो इस बात को मैं अनुवाद के रचनाक्रम के संदर्भ में लाना चाहता हूं कि
इस भाषा के मामले में औपनिवेशिक मानसिकता की गुलामी के शिकार हुए देश के अंदर जो एक सच्ची बहुभाषी अनुवाद की बात करेगा, वो पहली पीढ़ी खारिज कर दी जाएगी, वो समर्पित हो जाएगी, वो मिट्टी में मिल जाएगी। बहुत सारे लोगों ने अद्भुत काम किया, उनका नाम कोई नहीं जानता, लेकिन वो पीढ़ी जा चुकी है। हम केवल उनको बहुत ही सम्मान के साथ याद कर सकते हैं। दूसरी पीढ़ी में वो लोग रहे जिन्होंने बहुत संघर्ष किया। वो संघर्ष मैं कहूँगा अभी तक भी चलता रहा है, अभी भी चल रहा है। लेकिन मुझको वो तीसरी पीढ़ी का समय आते हुए दिखाई दे रहा है, जब राज करना उपयुक्त शब्द नहीं होगा, जहाँ सम्मान मिलेगा, जहाँ इस देश के का जो सत्ताधारी वर्ग है, जो राज सत्ता है, वो अपने स्वार्थों से एक भाषा को समझने वाले व्यक्ति को खोजेगा और कहेगा कि कृपा करके मेरे इस दस्तावेज का, मेरे इस कानून के इस छोटे से पीस का, या मेरे लिए एक बहुत अच्छा रिपब्लिक डे का भाषण लिख दो, एक ऐसा जो कि लोगों के दिल को छू जाए। हाँ, वो ढूंढेगा और ऐसे व्यक्तियों को सम्मान मिलेगा और मिलना ही चाहिए। ऐसा करके वो कोई फेवर नहीं करेंगे। इसी तरह कॉर्पोरेट जगत से साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि एक नीचे से उबाल आएगा। अगर अगर उसका जवाब नहीं दिया जाएगा अपनी रचनाशीलता से, बेहतर किस्म के संवेदनशील और रोचक और आनंद देने वाले अनुवाद के साथ उसका मुकाबला नहीं किया जाएगा, तो नहीं देने के खतरे और ज्यादा होंगे। इस बात पर विस्तार से फिर कभी। तो मैं दो बातें, एक तो एनसीईआरटी के अनुभव को आपके साथ साझा करना चाहूंगा, और एक और खूबसूरत अनुभव है। जब एनसीईआरटी का काम चल रहा था 2006, 7, 8 में, मैं और हम कुछ साथी लोग मिलके दिल्ली में जो सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज है, विकासशील समाज अध्ययन पीठ, राजपुर रोड, दिल्ली, उसके अंदर एक लोकनीति नाम का एक उप संस्थान है। उसका काम इलेक्शन स्टडीज का है, पॉलिटिकल रिसर्च का है, लेकिन उसमें कुछ साथी ऐसे थे, प्रोफेसर पीटर रोनाल्ड डिसूजा थे, योगेंद्र यादव थे, धीरू भाई सेठ थे। उन्होंने भाषाओं के मामले में संवेदनशीलता दिखाई, शिक्षा के प्रति संवेदनशीलता दिखाई, और एनसीईआरटी के काम को उन्होंने ओन कर लिया। एनसीईआरटी के चीफ एडवाइजर भी रहे योगेंद्र यादव जी, यूजीसी के सदस्य भी रहे, और उन्होंने लोक नीति और सीएसडीएस के दरवाजे और संसाधन उस काम के लिए खोल दिए। और हमने लोक नीति और सीएसडीएस में बैठ के 4 वर्ष उस पर काम किया। तो पहला काम तो ये हुआ कि उससे जो एक संस्थागत समर्थन मिला, वो उसमें कोई करोड़ों खर्च नहीं हो गए, साधन थोड़े ही लगे, लेकिन एक पूरे उस संस्थान का परिवेश बड़ा सहायक और बड़ा समर्थक और बड़ा सम्मान देने वाला था। एक छोटा सा कोना हमने अपनी दुनिया का एक प्रति संसार रच लिया था, जिसमें कि हमारे काम की इज्जत थी, हमको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। भले ही हमको कुछ केवल दाल रोटी लाए कि पैसा उससे निकलता था, लेकिन इज्जत बहुत थी। तो एनसीईआरटी की पॉलिटिकल साइंस के को हिंदी में लाने का जो काम हुआ, वो मैं कहूंगा 100% स्वायत्तता के साथ हुआ। वो काम मैं व्यक्ति था जिसको कि पूरी आजादी एनसीईआरटी के डायरेक्टर की तरफ से, पॉलिटिकल साइंस डेवलपमेंट कमेटी के चीफ एडवाइजर की तरफ से दे दी गई, और मैं जो चाहता था वो कर सकता था। चाहने से मतलब कोई विम्सिकल तरीके से नहीं, लेकिन जो हमारे मकसद थे उसके लिए। मैं 3-4 बातें बताऊंगा, और ये बताऊंगा कि उसकी आगे क्या परिणति हुई। वो एक अच्छा प्रयोग हुआ, उस अच्छे प्रयोग से हमें ये बल मिला कि क्यों केवल एनसीईआरटी, क्यों केवल स्कूल की किताबें, क्यों एक बहुत पुराना स्वप्न था, उस स्वप्न को आकार मिला, और उस स्वप्न का नाम है भारतीय भाषा कार्यक्रम, सीएसडीएस दिल्ली, भारतीय भाषा कार्यक्रम, जिसमें कि अभय कुमार दुबे जी, नरेश गोस्वामी जी, कमल नयन चौबे जी, हिंदी की एक ऐसे शोध ग्रंथ को निकालना, जो कि मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, जिसकी टक्कर का उतना मौलिक, उतना सुंदर ग्रंथ, उतने सुंदर शोध ग्रंथ अंग्रेजी में भी उपलब्ध नहीं है, पूरे दक्षिण भारत में नहीं है। प्रतिमान की मैं बात कर रहा हूं। और उन्होंने अनुवाद के स्तर पर अनुवाद को एक बिल्कुल नए अर्थ दिए। अभय दुबे जो कि मुख्य संपादक हैं भारतीय भाषा कार्यक्रम के, उनको इतनी स्वायत्तता और इतना सम्मान प्राप्त हुआ, और उसके इतने अद्भुत परिणाम हुए कि एक समाज विज्ञान कोष जो उन्होंने महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के साथ मिलकर बनाया, वो अपने आप में अद्भुत चीज है। अभी बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन जब पता होगा, हमारे देश में बातें, समाचार थोड़ा देर से पहुंचते हैं, तो हम उन काम करने वालों को, उन कोष को बनाने वालों को हम बहुत दिल से याद करते हैं। वो वही वाली पीढ़ी है जिसके लिए बाबू जगदेव कुशवाहा जी ने कहा कि वो पीढ़ी शहीद हो जाएगी, वो संघर्ष करेगी। तो संघर्ष उन्होंने किया, समर्पित वो हुए, लेकिन हमारी पीढ़ी होगी, हमसे अगली पीढ़ी होगी, जो उसके उस
पौधे के लगे हुए फलों को खाएगी और सम्मान पाएगी। जो काम हुआ, मैं एनसीईआरटी के बुक पर बाद में आऊँगा, लेकिन एक बहुत ज़्यादा जो जहाँ से एक रोशनी आ रही है, उस रोशनदान को मैं पहले खोल देता हूँ, जहाँ से उम्मीद आ रही है। भारतीय भाषा कार्यक्रम में मैं एक किताब का ज़िक्र करता हूँ कि अनुवाद क्या चीज़ है और वो कैसे किया जाना चाहिए। और मैं क्यों कहता हूँ कि अनुवाद मूल रचनात्मकता से कहीं ज़्यादा मौलिक और कहीं ज़्यादा रचनात्मक है। किस अर्थ में है और उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए आपको करने वाले को मूल लेखक के से ज़्यादा नहीं तो बराबर का सम्मान देना होगा। हमने अभय दुबे जी को दिया है। सीएसडीएस ने अभय दुबे जी को इतना ही सम्मान दिया है, तब ये संभव हुआ है। रजनी कोठारी जी की एक पूरे बहुत ही ज़्यादा चर्चित किताब है पॉलिटिक्स इन इंडिया। मैं जब 1990 के दशक में पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा था, तो इस किताब का हिंदी अनुवाद मैंने पढ़ा। मैकमिलन ने छापा था। उस किताब को हिंदी में पढ़ना मतलब एक अद्भुत संत्रास से गुजरना है, एक अद्भुत पीड़ा से गुजरना है। लेकिन उसको अंग्रेजी में पढ़ना भी उतना ही कष्टप्रद है। रजनी कोठारी जी एक बहुत ही जटिल अंग्रेजी लिखने के लिए कुख्यात रहे हैं। आधे-आधे पेज में उनका एक वाक्य आता है। अंग्रेजी में हाल ये था और निश्चित रूप से उस समय अनुवाद जिसको कहा जाता था, मैकमिलन ने हिंदी में लाने की कोशिश की। जिस परंपरा को ग्रंथ शिल्पी में श्याम बिहारी राय जी ने आगे बढ़ाया, वो ऐसा था कि वो अनुवादक जो है वो बिल्कुल लेखक का एक गुलाम होते हुए अनुवाद करता था और वो मैकमिलन का जो भारत की भारत में राजनीति नाम से रजनी कोठारी का अनुवाद था, वो नितांत अपठनीय था। एक अनिवार्य रूप से आवश्यक किताब, ना तो अंग्रेजी में पढ़ी समझी जा सकती है और ना ही हिंदी में पढ़ी समझी जा सकती है। तो एक अद्भुत काम हुआ, लेकिन 30-40 साल बीत गए, वो इस देश के काम नहीं आया। उसके बाद भारतीय भाषा कार्यक्रम शुरू हुआ। उसके बाद एक अभय दुबे जैसा एक बौद्धिक जन्म लेता है, जो कि किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी से नहीं बना है, जिसको कि जनसत्ता ने बनाया है या उसका कम्युनिस्ट पार्टी के एक्टिविस्ट का जो अनुभव है, जमीनी अनुभव है, उसने उस बौद्धिक को बनाया है। लेकिन उसका भाषा पर, समाज विज्ञानों पर इतना अद्भुत अधिकार है कि उस जैसा मतलब बौद्धिक मिलना मुश्किल है। वो जब रजनी कोठारी जी की किताब को लाने का, हिंदी में लाने को करते हैं, तो पहली बात तो वो कहते हैं ये अनुवाद नहीं होगा, ये उनकी किताबों पर आधारित होगा और मुख्यतः जो पॉलिटिक्स इन इंडिया किताब है उस पर आधारित होगा। लेकिन उसको उन्होंने कहा राजनीति की किताब। लंबी कहानी है वो। मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि उस किताब को के बाद रजनी कोठारी जी का कहना है कि इस किताब में कुछ ऐसा है जो कि मेरी नजर में स्वयं मेरी जो मूल अंग्रेजी की किताब थी उसमें नहीं था। इस किताब के हिंदी अवतरण को पढ़ते और समझते हुए मैं अपने आप को बेहतर समझा हूं, रजनी कोठारी जी ने ये कहा। वो अद्भुत चीज है और वो उसकी रचना प्रक्रिया को समझना। ये हमारा देश अभी सांस्कृतिक रूप से सोया हुआ देश है, इसलिए उस किताब की उपस्थिति के बारे में इस देश को 10 साल बाद पता चलेगा। अभी तो हम मंदिर बनाने में व्यस्त हैं, लेकिन जब पता चलेगा तो हमें गौरव होगा, हमें गर्व होगा, हम खुशी करेंगे कि हम एक उस दौर में जन्मे और जिए हैं जहाँ की हमारे ऐसे अच्छे साथ हमारे लिए रास्ते खोले। और बहुत सारी और चीजें हैं अद्भुत रूप से। लेकिन मैं कैसे चीजें बनती हैं, कैसे एक दूसरे से जुड़ के चीजें बनती हैं, तो मेरा केवल कहना यह है कि एनसीईआरटी में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आना और उसकी भी जड़ें एकलव्य में होना, होशंगाबाद विज्ञान कार्यक्रम में होना, यशपाल कमेटी रिपोर्ट में होना है, उसके बाद एकलव्य के पूरे प्रयोग से प्रेरित होकर एनसीएफ 2005 का बनना, कृष्ण कुमार का वहां पर निदेशक बनना और योगेंद्र यादव जी का मुख्य सलाहकार बनना और हमारे जैसे 3 शिक्षा शास्त्रियों और भाषा प्रेमियों को उस काम में पूर्णकालिक लगा देने से परिणाम क्या हुआ। पहली बात तो जो जिसको हिंदी में लाने का काम करना है वो मूल रचना प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। मैं एनसीईआरटी की सभी किताबों के टेक्स्ट बुक राइटिंग प्रोसेस से जुड़ा रहा। मुझे उतना ही सम्मान मिला जितना कि किसी भी लेखक को, और मतलब मैं उसका सदस्य था, मैं उसकी रचना प्रक्रिया में था और मैं मूल लेखकों के साथ ही बराबर का सम्मान पा रहा था। उसके साथ साथ जब उसको हिंदी में लाने का प्रयास हुआ तो पूरी स्वायत्तता दे दी गई। पूरी स्वायत्तता का क्या मतलब है, हमारे सामने कम से कम 3 चुनौतियां आई। मुझको स्पष्ट तौर से ये कहा गया कि इस मामले में एनसीईआरटी की किताबों में आपको जो प्रशासनिक शब्दावली है उसकी भाषा प्रयोग करनी चाहिए, क्योंकि वो संविधान का निर्देश है।
कि संविधान ने एक भाषा को राजभाषा कह दिया है और कहा है कि उसके प्रमोशन का काम करना राज्य का दायित्व होगा, तो न्यायपालिका का काम है जो संविधान में लिखा है उसको हूबहू लागू करवाना। तो इस मामले में कोई पुरानी कहानी ये है कि कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय गया इसी मामले में और सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि बात ठीक है, जो संविधान की बात है वो मानी जानी है। आपको जो सब किसी भी सरकारी प्रकाशन की किताबों में जो भाषा इस्तेमाल करनी है वो एक राजभाषा होनी चाहिए। और राजभाषा माने क्या? राजभाषा वो जो कि आर के पुरम में जो प्रशासनिक शब्दावली आयोग है उसने जो कहा वो राजभाषा ये होनी चाहिए। तो हमें एक धमकी दी गई कि आप जो ये भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं इसके खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सारी किताबों का काम रुक जाएगा। मैं धन्यवाद देता हूं कृष्ण कुमार जी का, योगेंद्र यादव जी का, उस समय के निदेशक और सलाहकार का। उन्होंने इस मामले में निर्णय लेने की पूरी शक्ति मुझको दे दी और मेरा निर्णय ये था उस मामले में कि हम अपने काम की दिशा बदलने से बेहतर हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और इस मामले में बेहतर होगा कि देश भर में एक बहस तो छिड़ेगी, किसी को पता तो चलेगा, हम सुप्रीम कोर्ट में जाके लड़ेंगे। दुनिया में ऐसा कहाँ होता है? कौन सी भाषा का लेखक इस शर्त को स्वीकार कर सकता है कि देश का न्यायालय उसको बताए कि आप ये भाषा और ये शब्द इस्तेमाल करोगे? हमने कहा कि मैं अपने लेखकों की तरफ से अपने अनुवादकों के इस अधिकार की रक्षा करने के लिए कुछ भी करूंगा कि किस शब्द के लिए क्या शब्द रखना है, क्या वाक्य विन्यास रखना है, इसका अंतिम अधिकार उनको है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट नहीं, उनकी बात मानी जाएगी। इस अधिकार के लिए, इस स्वायत्तता के लिए हम लड़ेंगे। तो जब मेरा ये कहना सामने आया, ये आत्मविश्वास सामने आया, तो वो धमकी तो अपनी जगह रही, लेकिन उस धमकी का कोई कार्यान्वयन नहीं हुआ, कहीं कोई सुप्रीम कोर्ट लेकर नहीं गया। लेकिन ये हमारे सामने पूरी गंभीर चुनौती आई। ये तो एक अंतिम धमकी थी। ये पूरे रचना प्रक्रिया में अनुवाद के पूरे 3 साल जो काम चला किताबों को बनाने का, हिंदी में लाने का, वो हमारे ऊपर एक लगातार तलवार लटका के रखा गई, लेकिन हम बिल्कुल उसमें नहीं झुके। दूसरा अनुभव, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स नाम की किताब कक्षा 9 और 10 में है, जो कि हर साल 2.5 लाख छपती है। कक्षा 9 और 10 में जो अनिवार्य विषय के तौर पर पढ़ाई जाती है राजनीति की किताब, उसका नाम लोकतांत्रिक राजनीति नाम से हिंदी में है। एक अद्भुत रूप से अनूठे हमारे अच्छे मित्रों ने वो काम किया, उसके अनुवाद का। अरविंद मोहन जी है उस काम में, वो लगे रहे। चंदन श्रीवास्तव एक बहुत ही रचना उद्यमी, बहुत ही रोचक सृजनशील एक अनुवादक हैं, उन्होंने उस पर काम किया। नरेश गोस्वामी जी ने किया, योगेंद्र त्यागी ने किया। नेशन को या नेशन स्टेट को के लिए क्या शब्द इस्तेमाल करना है? कहा कि इसके लिए तो राष्ट्र राज्य शब्द है राजभाषा की पारिभाषिक शब्दावली में, इसके अलावा कोई शब्द इस्तेमाल होगा नहीं। हमने कहा नहीं होगा। देखिए, जिसको आप नेशन स्टेट कहते हैं, हम जिस छात्र वर्ग के लिए, जिस पाठक वर्ग के लिए किताब लिख रहे हैं, हम उसके बोध को समझेंगे, उसके अनुभव संसार, उसके भाषा संसार को समझेंगे और वहां से शब्द चयन करेंगे। तो अंततः ये हुआ कि उस भाषा, उस किताब में मुल्क बार बार आता है, देश आता है, राष्ट्र भी आता है। क्योंकि ये, और कोई नहीं कह सकता, क्योंकि ये नेशन चीज ही ऐसी है जिसके 7 अलग अलग रंग हैं, अलग अलग अर्थ हैं हमारे लिए। तो हम इस सच्चाई को स्वीकारें। हर अनुवादक को ये स्वायत्तता है और इस बात को अपने जो स्पॉन्सर है या अपना जो एम्प्लॉयर है उससे उस बारीकी को नहीं समझेंगे। लेकिन जो अनुवादक की स्वायत्तता है, आपको और हमको उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और हमको, जो पाठक है, हमारी रिश्तेदारी उससे है। और हम जिस एक बहुविध संसार में, एक बहुभाषी संसार में जी रहे हैं, हमारी रिश्तेदारी इससे है। तो हम वो सारे शब्द इस्तेमाल करेंगे। 2 और चीजें हमारे सामने आई। एक एनसीईआरटी की फैकल्टी में एक फैकल्टी मेंबर थे, असिस्टेंट प्रोफेसर थे, अभी निश्चित रूप से बहुत सीनियर होंगे। वो घोषित रूप से छुपाते नहीं थे, वो आरएसएस के आइडियोलॉग थे, उसके एक विचारवान व्यक्ति थे। आरएसएस में कमी होते हैं, लेकिन वो थे, और अच्छा स्वराज के विद्वान है वो थे। ये बात सीधे कृष्ण कुमार जी ने मुझसे कही, उस समय के डायरेक्टर, उनसे बड़ी तो एनसीईआरटी में कोई अथॉरिटी। उन्होंने कहा कि देखिए, अनुवाद का काम है और आपने जो टेक्स्ट बुक कमेटी बनाई वो तो सब आपने बनाई, आप उसमें कर रहे हैं, लेकिन जो अनुवाद के काम में उनका आग्रह है कि उनको शामिल किया जाए। मेरा वो, क्योंकि एक खास विचार से आते थे, ये कोई कारण नहीं था, लेकिन उनके लेखन को मैं जनसत्ता और बाकी अखबारों में पढ़ता था। उनकी जो भाषा थी, वो भाषा के बारे में हमारी जो दृष्टि थी उससे अलग थी। मैंने इस मामले में भी बिल्कुल साफ ये कह दिया कि हम ये स्वीकार नहीं कर सकते, हम नहीं, ये नहीं चल सकता। 2 दिशाओं में एक साथ नहीं चल सकते। हम कोई काम कर रहे हैं, पूरे विश्वास के साथ कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि उस मामले में भी हमको पूरी स्वायत्तता
पूरी स्वतंत्रता दी गई, इसके परिणाम क्या निकले? मैं केवल ये कहना चाहूँगा कि हम कक्षा 9, 10, 11 और 12 की पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी की किताबें जो है उनको देखें, उनके हिंदी अवतरण को देखें। तो पहली चीज़ तो ये जाँचें कि क्या वो अनुवाद लगती हैं या ऐसा लगता है कि किसी ने लिखी ही हिंदी में है, आप देखें। दूसरी चीज़ ये देखें कि मेरे पास हमने उसमें एक ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है उस किताब में, उसको उसके हज़ारों चिट्ठियाँ हमारे पास आई हैं। शिक्षा विमर्श में एक बार बहुत लंबा लेख उस पर लिखा जा चुका है और बहुत लिखा जा चुका है। मुझको लगता है कि एक बहुत मुश्किल काम में, एक ऐसे देश में जहाँ ऊपर से एनसीईआरटी का एक सरकारी विभाग का डंडा है, सीबीएसई का है, लेकिन हम एक स्वायत्तता की तरफ बढ़ सकें। तो मैं यहाँ रुकता हूँ, बहुत हमने समय में इसी विषय पर बात की है। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी माहौल में जब हमारे काम को दूसरा कोई नहीं समझ रहा है, दूसरा सम्मान नहीं कर रहा है, तो उसमें पहली ज़रूरत ये है कि हम व्यक्तिगत रूप से समझें और एक अंदर ही अंदर हम उसकी योजना बनाएँ। फिर हम एक समूह के तौर पर समझें और समूह का विस्तार करें, समुदाय के स्तर पर समझें। ये बाज़ार थोड़ी देर से समझेगा, भारत का राष्ट्र, राज्य और सरकारी व्यवस्था देर से समझेगी, लेकिन हम अपने आत्मविश्वास के साथ साथ काम करें, एक-दूसरे को बल पहुँचाएँ, निश्चित रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दायित्व की तरफ बढ़ रहे हैं और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप और हम सक्षम हैं। एक अनुवादक जितनी मुश्किल स्थिति, जितनी जटिल चुनौती, जितने कम इंसेंटिव के साथ काम करता रहा है, वो अद्भुत रूप से एक आगे की बेहतर स्थितियों में काम करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है, ऐसा मेरा विश्वास है और हम बेहतर तरफ बढ़ सकते हैं। जी। ज़रूर, मुझे लगता है कि आपने फिर एक बहुत व्यापक फलक पे बातचीत को सामने रखा है, ख़ासतौर से एनसीईआरटी एनसीएफ 2005 के बाद में जो सारी प्रक्रियाएँ चली, जिस तरह की पाठ्यपुस्तकें बनी और पाठ्यपुस्तकें जिस तरह से एक उनका विषय वस्तु के स्तर पे भी ज़्यादा जीवन के करीब उनको लाने की कोशिश की गई और उनको जो अनुशासनों के तंग दायरे थे, उनसे तोड़ के और उसको ज़्यादा जो जीवन से जुड़ते हुए अनुभव थे और जो ज़्यादा बच्चों को रिफ्लेक्ट करने की प्रोसेस में ले जाने वाले अनुभव थे, उस तरह से उन पुस्तकों का निर्माण किया गया और उसमें किस तरह की अनुवाद की प्रक्रियाएँ रही, उसके बारे में आपने बहुत सारी जानकारी हमको दी और इसी के साथ में आपने किस तरह से बहुत सारी संस्थाएँ इस दौरान में अनुवाद को लेके बनी और किस तरह का काम हुआ और किस तरह के महत्वपूर्ण काम कई हुए इसके बारे में भी बताया और इस बात को भी हमने अंडरलाइन किया कि बहुत महत्वपूर्ण काम होने के बावजूद हमारे यहाँ पे इन सारे कामों के बारे में जानकारी लोगों तक पहुँचने में बहुत वक़्त लगता है। जो आपने रजनी जी की किताब के बारे में भी बात की और अभय कुमार दुबे जी ने जिस तरह से काम किया उस सारी चीज़ों के बारे में और ये वाक़ई आज इस बातचीत के बारे में सोचते हुए मैं लगातार इस बात को चाह भी रही थी कि इस पे हम चर्चा कर पाएँ कि हमारे यहाँ पे एक तो अनुवाद के काम को लेके जितनी संजीदगी रही भी है और जितना भी कुछ प्रयास हुआ भी है तो उस प्रयास के बारे में भी जो खुद अनुवाद करने वाले लोग हैं उन तक भी जानकारी सही ढंग से पहुंच नहीं पाती है। यहाँ तक कि ये जो अनुवाद मिशन बना भी और फेल भी हो गया और आज अनुवाद मिशन के बारे में कुछ कोई बहुत उसका कोई काम दिखाई भी नहीं देता है, लेकिन वो जितना भी जो कुछ भी हुआ वो भी बहुत सारे अनुवाद करने वाले लोगों तक उसकी जानकारी भी नहीं है और फिर अनुवाद करने वाला व्यक्ति भी अपने आप को एक अनुवाद के बहुत अपने आप को बहुत नैरो ट्रांसलेशन के उसमें बहुत सीमित तरीके से देखता है। कुछ लोग हैं जो विभिन्न अनुशासनात्मक दायरों में जाने की बात करते हैं, कुछ लोग अपने आप को बहुत एक रोजमर्रा के लेबर की तरह भी देखते हैं कि इतने शब्दों का अनुवाद आया और इतने शब्दों में उसको इतने समय में करके देना है, तो वो एक बहुत ही टेक्निकल किस्म का बहुत बंधा हुआ काम हो जाता है और वो इसलिए भी ऐसा हो जाता है कि इस काम को जिस तरह का रिकॉग्निशन इंस्टीट्यूशंस के लेवल पे मिलना चाहिए, जिसकी तरफ आपने भी इशारा भी किया कि उस तरह का इंस्टीट्यूशनल रिकॉग्निशन एक ट्रांसलेटर के काम को तमाम कोशिशों के बावजूद और आपके तमाम सकारात्मक अनुभवों के बावजूद अभी तक भी देखें तो अनुवादक के सामने अपनी अस्तित्व, अपनी पहचान की लड़ाई जो वो आज भी बहुत विकट दिखाई देती है। बहुत कम लोग होंगे जो अपने आप को एक अनुवादक के तौर पे प्राइमरी तौर पे, प्राथमिकता के तौर पे अपने आप को एक अनुवादक के रूप में अपनी पहचान को अ,
दर्ज करना चाहेंगे, क्योंकि वो साथ हमेशा, जैसा कि जो हमारे यहाँ शायद साहित्य में भी जो स्थिति है, कलाओं में भी जो स्थिति है, वही स्थिति अनुवादक के सामने भी है कि अच्छा ठीक है, अनुवाद तो करते हो लेकिन करते क्या हो, या कविता तो लिखते हो लेकिन करते क्या हो। तो ये एक विकट स्थिति है, मुझे लगता है काफी सारी चीजों को आपने अंडरलाइन किया है। तो इसलिए अभी मैं अपनी तरफ से और सवाल नहीं लेते हुए, हमारे साथ काफी सारे साथी जुड़ चुके हैं, काफी सुन रहे हैं इतनी देर से, घंटे भर से हमारी बातचीत को। तो मैं उनको, एक तो सभी को यहाँ पे हमारे साथ इतनी देर तक बने रहने के लिए आप सभी का मैं बहुत हृदय से आभारी हूँ, स्वागत करती हूँ। जितेंद्र जी, राजेश उत्साही जी, अस्मिता देशपांडे, डॉक्टर मोहिन खान तन्हा जी, सिद्धेश्वर जी हमारे साथ में जुड़े हुए थे, जुड़े हुए हैं अभी भी मेरे ख्याल से, आशु अद्वैत जी हैं, और भी कई, श्याम कुमार जी हैं। तो लेकिन कुछ कुछ सवाल इस बीच में लोगों ने पूछे हैं, तो यदि इनमें से आप किसी सवाल पे बात करना चाहें, जैसे कि मोहसिन जी ने पूछा डिजिटल स्वरूप के बारे में, कि अनुवाद का वर्तमान डिजिटल स्वरूप क्या है, चुनौतियां और संभावनाएं क्या है। कुछ बातचीत हमने इस पे की है, मुझे लगता है आप इसमें यदि कुछ और जोड़ना चाहें तो इस सवाल को हम ले सकते हैं। पंकज जी, आप कुछ यदि इस पे और जोड़ना चाहें, डिजिटल स्वरूप और इसकी चुनौतियां और संभावनाओं पे। अब मैं अनुरोध करूंगा कि कोई और भी सवाल हो तो वो सामने आए, और जी सवाल का होना ही अपने आप में बड़ा मानी खेत है, जरूरी नहीं मैं जवाब दे पाऊं, लेकिन सवाल हैं, यही बहुत जी बड़ी बात है। हाँ, जैसे मोहसिन जी ने कई सारी बातें कही है। एक दूसरा उनका आग्रह था कि कंप्यूटिंग और अनुवाद के विषय के बारे में हम बात करें, और तकनीकी प्रश्नों की ज़रूरत है इस समय में। तो मैं इनके जो कमेंट्स हैं इनको पढ़ देती हूँ, और आपको जहाँ पे भी लगे कि इस पे आपको रुक के बात करनी चाहिए, तो हम वहाँ रुक सकते हैं। जैसे मोहसिन जी ने ही एक और बात कही है जो मैंने पहले भी पढ़ी, कि भाषा का मानकीकरण अनुवाद को ठोस भी तो बनाता है, वरना नए शब्द इतने तेजी से बनेंगे बदलेंगे कि अनुवादक के लिए कठिनाई होगी। अ, और दूसरा कि अनुवाद का वर्तमान डिजिटल स्वरूप क्या है, कैसा है, ये सवाल उन्होंने पहले भी किया, रिपीट किया है इस सवाल को। मुझे लगता है यदि इस डिजिटल स्वरूप पे कुछ और आप जोड़ना चाहें तो जरूर हम इस पे बात करें। मुझे लगता है कि आगे भी जो अनुवाद के विज्ञापन और व्यावसायीकरण एक अलग स्थिति है, लेकिन अनुवाद तो एक अलग विशेष परिश्रम का कार्य है। बिल्कुल इस बात से हम आपसे सहमत हैं। मुझे लगता है पंकज जी आप भी एग्री करेंगे कि अनुवाद एक अलग तरह का विशेष परिश्रम का काम है, और विज्ञापन और व्यावसायीकरण की दुनिया भी अनुवाद के काम का भरपूर इस्तेमाल करती है, एक्सप्लॉइट भी करती है। और कई बार जैसा कि हमने देखा कि क्योंकि बाजार को अपनी ब्रांडिंग के लिए भाषा की जरूरत भी होती है, और उस समय में वो उसको कब किस चीज को बहुत चमकदार तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा और उसको बहुत चमकदार तरीके से रिकॉग्निशन भी मिलेगा, और कब नहीं होगा, ये एक बड़ा उलझा हुआ सवाल है। आशु अद्वैत जी का एक सवाल है कि भूमंडलीकरण के बाद जिस तरह से एक भाषा अपनी अभुजनवादी मानसिकता थोप रहा है और देशी भाषाओं के प्रति एक कमतरी और हीनता बोध पैदा कर रहा है, इस अंतःक्रिया और इसके नतीजों पर भी प्रकाश डालिए। कुछ इस बारे में आप पंकज जी और जोड़ना चाहेंगे? यही दो सवाल हैं जिसमें कि मैं कुछ कहने की स्थिति में हूँ। सवाल हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन एक तो ये कि मोहसिन जी का कहना कि भाषा का मानकीकरण ठोस बनाता है भाषा को, और अगर वो नहीं होगा तो कठिनाई होगी। मेरा कहना ये है कि हम मानक भाषा जैसी कोई चीज बनाने की कहीं कोई कोशिश हो, इससे दिक्कत नहीं है, वो होगा, वो किया जाएगा, लेकिन हम इसको जो मानक भाषा है हम उसको क्या दर्जा दें। मतलब जैसे कि हम अपने घर में सजाने के लिए कोई शो पीस लाते हैं, लाया करें, कोई खूबसूरत सा कोई गुलदस्ता लाता है, रखता है, वो रखे, अलग अलग उपयोगी चीजें होती हैं। तो मानक भाषा की भी कोई उपयोगिता होगी, लेकिन एक चीज केवल ये है कि मानक भाषा भाषा नहीं है। भाषा कहीं कोई बहुत बड़ी चीज है, और अगर मतलब भाषा अनिवार्यतः बहुभाषी है, और बहुभाषिकता ही भाषा है। ये चीज आपने कहा देवयानी जी, आपसे इकलौती बात पर मैं असहमति जता दूं, तो आपने कहा कि ये बात होती रही है, एनसीएफ में भी हुई है, कोठारी आयोग में भी हुई,
और आपने मातृभाषा का जिक्र किया। मैं केवल इतना अनुरोध करूंगा कि मैं थोड़ी सी अलग बात कहने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं ये भी कहूंगा कि मैं खुद जो कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं भी उसको सीखने की, समझने की प्रक्रिया में हूं। हम इतने उलझे हुए परिदृश्य से गुजर रहे हैं कि ऐसा कोई दावा नहीं है कि किन्हीं चीजों को हम समझ गए हैं। हम केवल ये समझ गए हैं कि बात समझ में नहीं आई है। हम ये समझ गए हैं कि कुछ कहानी को उलझाया गया है। हम ये समझ गए हैं कि हमारे उस्ताद लोगों ने अभी तक जो कहानी सुनाई है उसमें कुछ खोट है, उसमें कुछ गड़बड़ है, कुछ मामले उलझा हुआ है। इतना केवल समझे हैं। जैसे कि भाषा एक समस्या ग्रस्त एक अवधारणा है, मातृभाषा भी अपने आप में एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक कंसेप्ट है। और हम सब लोग अपने अपने दायरों में बंधे हुए लोग हैं, बेचारगी के शिकार हैं, बहुत सारी मजबूरियां हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं। इसलिए कोई शिकायत की बात नहीं है। हम एक, मतलब मैं कहूंगा कि हम भाषा औपनिवेशिकता का सबसे पहला, सबसे मजबूत और सबसे आखिरी किला है। अंग्रेज यहां से चले जाओ, अंग्रेजों चले जाओ, ये कहना आसान है, इसको इस पर अमल करवा लेना आसान है। लेकिन जो अंग्रेज जो भाषा की औपनिवेशिकता छोड़ के चले गए, उसने हमारे घर में, हमारे मन में जगह बना ली। उसने हमें उपनिवेशिक कर लिया। तो ये काम इसलिए बहुत मुश्किल होगा, और इस काम को हमें तैयार है कि 10 साल भी और 20 साल 50 साल भी करना पड़े, वो किया जाएगा। तो मेरा अनुरोध ये है दोस्त मोहसिन से और सारे साथियों से कि मतलब हम अपने इतिहास ने के गढ़े हुए लोग हैं, हम फंसा दिए गए लोग हैं। इसलिए ये लगता है कि मानकीकरण होगा तो भाषा ठोस हो जाएगी, नहीं होगा तो कठिनाई होगी। मैं मानूं कि हम ये सच्चाई स्वीकारें कि हम जिस कठिनाई से बचना चाह रहे हैं, वो कठिनाई हमारे समाज का यथार्थ है। हम तो मतलब बहुत भाषाविद होने के बाद उस कठिनाई से बच रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी तो उस कठिनाई के बीच में ही है ना। उसके लिए तो मानक भाषा नाम की चीज एक कठिनाई को बढ़ा रही है। आपने एक नई भाषा, एक आपने कठिनाई का एक नई लेयर उसकी जिंदगी में जोड़ दी। जो आप कहते हैं, अगर हम वही तथाकथित मानक भाषा बोलते हैं तो गांव में कहा जाता है ज्यादा अंग्रेजी मत झाड़, अंग्रेजी ना बोले, है। तो उसके लिए यहाँ अंग्रेजी जो है एक रूपक बन जाता है कि जो भी आपकी बात अभिजात्य होगी, जो भी आप पैंट शर्ट पहन के बोलेंगे, जो भी आप एक अपने ज्ञान के की जो संपत्ति है उसके आधार पर बोलेंगे, उसको हम अंग्रेजी कहते हैं, चाहे वो हिंदी मानक भाषा हो। मेरा केवल कहना यह है कि आपने देवयानी जी एक ड्यूलिटी की बात की, मैं तो उस ड्यूलिटी से आगे की बात कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि भाषा में हम व्यवस्था के प्रेमी ना बने। भाषा अनिवार्य है, मतलब कैओस का भी एक सौंदर्य होता है, जिसमें बहुत सारी भाषाएं मिलकर अपने आप को रच रही हैं। इस प्रकृति के अंदर कुछ भी वैसा ठोस नहीं है जैसे कि हमने मानक भाषा बनाने की चीज की है। ये प्रकृति के और मानव सभ्यता के प्रतिकूल चीज है। मानव में हमेशा बहुत, मानव इतिहास में बहुत अधिक विविधता रही है, और उस विविधता को जब तक हम बचाते रहे हैं, हमारी जिंदगी खुशगवार रही है। हम अलग अलग भाषाएं बोलते हुए एक दूसरे को समझ रहे थे, और मानक भाषा के का जब मध्यस्थता आई, उसका बिचौलियापन आया, तो एक मानक भाषा बोलते हुए हम एक दूसरे को नहीं समझ रहे हैं। हम इस चीज की जटिलता को समझें, हम समझें कि कितनी मुश्किल स्थिति में। और मैं केवल बहुत अंधेरा पैदा नहीं करना चाह रहा, मोहसिन खान तन्हा जी और सारे साथियों से कहना चाह रहा हूं कि हम थोड़ा सा अगर आत्मविश्वास करें, अपनी दोस्ती को गाढ़ा करें, अपने अनुवादक मंच को थोड़ा और मजबूत करें, इस तरह की बातचीत नियमित रूप से करें जो भाषा ने अभी तक हमें सिखाया है, और हिंदी साहित्य के इतिहास ने, भारतेंदु मंडल ने जो सिखाया है, उससे हम थोड़ा आजाद अपने को करें, तो हम वो पहली पीढ़ी होंगे जो भाषाई औपनिवेशिकता से आजाद होने की तरफ बढ़ रहे होंगे। हम पहले सिपाही होंगे उसके, जो न्योगी व होंगे कहते हैं। तो मैं केवल ये कहूंगा कि इस कठिनाई से बचने की जरूरत नहीं है। भाषा का मानकीकरण का कोई सैद्धांतिक विरोध मैं नहीं कह रहा हूं, मैं केवल ये कह रहा हूं उसको जो हैसियत मिलनी चाहिए वो दी जाए, और उस काम को हमेशा एक अधूरे और अनंतिम काम के रूप में देखा जाए, एक समस्याग्रस्त काम के मानकीकरण करने की जरूरत भी है, लेकिन वो खतरनाक भी है। वो एक स्टेरॉइड जैसी दवा है, कभी जीवन रक्षा के लिए जरूरी हो जाती है, लेकिन बहुत नुकसान भी देती है। जो हमको जीवन में अगर समझने की जरूरत है, तो वो तो मतलब उसको ही प्राथमिक मानना पड़ेगा, और उसमें मानक भाषा से नहीं होगा। हमको
बहुत कुछ उसमें करना पड़ेगा। मैं केवल इतना अनुरोध करना चाहता हूँ और बहुत छोटी-सी चीज़ छोटी आशु अद्वैत जी के सवाल के जो एक भाषा ग्लोबलाइज़ेशन के बाद एक भाषा ने जो अभिजनवादी तरीके से एक फैलाव किया है, मैं इसमें केवल 2 चीज़ें कहूँगा। अच्छा, मैं बहुत ही प्यार से बात कह रहा हूँ। आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले तक मैं बहुत घनघोर किस्म का हिंदीवादी था। मैं बिल्कुल ज़ाहिर कर देता हूँ कि मैं लोहिया की भाषा विमर्श से निकल के आने वाला व्यक्ति था। अंग्रेजी हटाओ आंदोलन मेरे जन्म से पहले हो चुका था, लेकिन मैं 10 साल तक दिमाग में उस अंग्रेजी भगाओ आंदोलन को लड़ता रहा मैं। लेकिन आज मैं बिल्कुल दूसरी जगह पर खड़ा हूँ। एक तो बात मैं कहना चाहूँगा कि ये जो कांड हुआ है, वो ग्लोबलाइज़ेशन के बाद नहीं हुआ है। भाषा को लेकर जो आग्रह है, वो राष्ट्र राज्य एक स्तर पर तो जब हम प्रिंटिंग प्रेस के साथ शुरू हो जाता है और दूसरे स्तर पर जो नेशन स्टेट है कि एक सत्ताधारी को ये गलतफहमी है कि वो इस देश का प्रतिनिधि, समाज का प्रतिनिधि है। वो जो कुछ बोले वो सबको समझ में आनी चाहिए बात। वो कैसे आएगी समझ में कि वो एक भाषा में बोलेगा, दुनिया 25 भाषा में बोलती है, तो दुनिया एक भाषा को सीखना शुरू कर दे, समझ ले, जो कि मैं बोलूँगा तो लेके कन्याकुमारी से लेकर सब लोग समझ जाएँ मेरे आदेश को। राजभाषा की ज़रूरत उस राजसत्ता को है। जनता का काम तो अपनी-अपनी भाषाओं में चल रहा है, पहली बात ये। तो ये जो भाषाओं का जो अभिजनवाद है, वो केवल अंग्रेजी के साथ नहीं है, पहली बात और केवल भूमंडलीकरण के बाद शुरू नहीं हुआ है। ये राष्ट्र राज्य के जो नेशन स्टेट के बर्थ के साथ शुरू होता है और ये जितना अंग्रेजी के साथ है, वो किसी भी भाषा के साथ हो सकता है। एक साथी कह रहा है कि अगर किसी दिन इस देश के सारे लोग अंग्रेजी बोलने लगेंगे, उस दिन इस देश का अभिजात्य घोषित करेगा कि ज्ञान की भाषा चीनी है और हमें उसको सीखना है। तो हमको एक ऐसी भाषा को इजाद करना है जो कि 2% लोगों की भाषा हो, जिससे कि केवल बोल के खाने की जो आदत है, श्रम से बचने की आदत, उत्पादन प्रक्रियाओं से बचने की आदत को बनाए रखा जा सके और इसके पीछे माफ कीजिएगा मैं उपनिवेशवाद और ब्राह्मणवाद के घालमेल को और गठजोड़ को मैं देखता हूँ। तो मेरा केवल आशु अद्वैत जी से निवेदन ये है कि हम इस बात की जांच करें कि जो अंग्रेजी हिंदी के साथ करती है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हिंदी वही चीज अन्य भाषाओं के साथ करना चाहती है या थोड़ी बहुत करती है, कहीं ऐसा तो नहीं है। हम इस बात की जांच करें। कहीं हिंदी की लड़ाई ये तो नहीं है कि अंग्रेजी उपनिवेशवाद के उत्तराधिकार की लड़ाई तो नहीं है। उर्दू की लड़ाई ये तो नहीं थी कि अंग्रेजों ने तो हम उर्दू वालों से देश को लिया था, उर्दू वालों को वापस मिलना चाहिए। तो उर्दू अभिजन भाषा है, तुम भारत में नहीं दोगे तो हम अपना पाकिस्तान बना लेंगे। तो कहीं ये उर्दू और हिंदी के नाम पर 2 अभिजनों की आपस में लड़ाई तो नहीं है। हम इस बात की जांच करें। इस बात की जांच करेंगे तो हम अनिवार्यतः जहां पर पहुंचेंगे वो बहुभाषिकता का, बहुसंस्कृतिवाद का एक बहुत सुंदर एक ऐसा देश और एक ऐसा समाज बनाएंगे जिसमें कि हम अलग-अलग भाषाएं बोलते हुए एक दूसरे का सम्मान कर रहे होंगे, एक दूसरे को समझ रहे होंगे। आप किसी दूसरी भाषा में गीत गाएंगे, लेकिन मैं उस पर नाच रहा हूँगा और हम सब लोग मिलकर एक बहुत ही देश को एक बहुत ही रचनात्मक उत्सव में बदल देंगे। इस संभावना को मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ। बाकी सवाल के अभी जी, जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन सवाल है जी। मुझे लगता है कि हमने गणेश देवी जी की बात से शुरू किया था और मैं एक बार उन्होंने जो बातें कही उसको फिर से कोट करती हूँ। वो बताते हैं कि 2011 का जो सेंसस हुआ, उसमें भारत में 18,500 रॉ रिटन लैंग्वेजेस को आइडेंटिफाई किया गया था। 18,500 भाषाएं दर्ज की गई थी जब जनगणना की गई और उसमें से उसके बाद में जब स्क्रूटनी होती है कि कितनी भाषाओं को स्वीकार किया जाएगा, तो कुल मिला के 2011 के सेंसस में 1369 भाषाएं बोली जाती हैं इस भारत की जो हमारी ज्योग्राफी है इसमें। इनको सेंसस में इतनी भाषाओं का होना स्वीकार किया गया था और तब गणेश देवी इस बात को कहते हैं कि लेकिन 1961 में जो सेंसस हुआ था और जब इस तरह की स्क्रूटनी हुई तो उस वक्त 1652 भाषाएं स्वीकार की गई थी। यानी कि पिछले 50 साल में हमने करीब 280 भाषाएं हमने खो दी हैं, जो भाषाएं अब हमारे यहाँ पे नहीं रही है। और ये जो भाषा की औपनिवेशिकता की आप बात कर रहे हैं, उसी बातचीत में वो ये भी कहते हैं कि
एक तरफ तो इतनी भाषाएं हैं जो हमारी छोटे-छोटे जो हमारी अल्पसंख्यक भाषाएं हैं जो नष्ट हो रही हैं। दूसरी तरफ वो बात करते हैं कि जो हमारी संविधान में शेड्यूल्ड 22 भाषाएं हैं, यदि हम उन 22 भाषाओं में देखते हैं, तो उनमें से 17 भाषाओं के बोलने वालों की संख्या घट रही है। यानी कि हमने जिन भाषाओं को शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस के तौर पे एक्सेप्ट भी किया, उन भाषाओं को भी आबादी तो बढ़ रही है, लेकिन उनको बोलने वालों की संख्या घट रही है। तो ये जो है, ये वही जो भाषा की औपनिवेशिकता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये सिर्फ अंग्रेजी की औपनिवेशिकता नहीं है और सिर्फ हिंदी की औपनिवेशिकता नहीं है। हम जब रीजनल लैंग्वेजेस की बात करते हैं, तो रीजनल लैंग्वेजेस में भी कोई एक भाषा है जो उनकी डोमिनेंट भाषा है और वो भाषा उस पूरे प्रदेश की और दूसरी बहुत सारी भाषाओं को निगल जाने के लिए तैयार बैठी है। तो एक तरफ हम इस तरह के भाषाई जटिलता के संसार में जी रहे हैं जहाँ पे कि हर एक भाषा के ऊपर कोई दूसरी भाषा है जो उसे निगल जाने के लिए तैयार बैठी है और उसके बीच में हमारा जो प्रयास है छोटा सा वो अनुवाद का यानी कि भाषाओं के बीच में पुल बनाने का काम हम करने की कोशिश कर रहे हैं और वो पुल भी हम अभी तक जिन भाषाओं के बीच में बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो सारी वही औपनिवेशिक भाषाएं हैं। दरअसल और बहुत सारी दूसरी भाषाएं तो जो हैं उनको शायद हम छू भी नहीं पा रहे हैं। तो एक इस तरह के जटिल और इस तरह के आक्रामक भी दोनों ही तरह की स्थिति है उसके बीच में मुझे लग रहा है कि हम अनुवाद पे बात कर रहे हैं और इस पूरे के बीच में मुझे लगता है कि जाते जाते अनुवादक के जीवन की जो उसकी जो जद्दोजहद है और उस इस सारे के बीच में अनुवादक अपने लिए उम्मीद की रोशनी कहाँ से देखे और उसके काम को एक सिस्टमिक सम्मानजनक ढंग से उसको बरता जाए, इसके लिए हम कैसे और अधिक एसर्ट कर सकते हैं, हम और क्या करें? बहुत ही मैं व्यावहारिक सी बात कहूँगा और 2-3 ही बातें कहूँगा कि पहली बात तो ये है मैं फिर एक रूपक में बात कह देता हूँ कि दरअसल जब मैं कोई चीज़ अपने लिए माँगता हूँ, तो मैं बहुत कमज़ोर हो जाता हूँ और याचक कहा जाता हूँ। लेकिन जब मैं किसी चीज़ को किसी सच्चाई के साथ खड़े हुए किसी व्यक्ति, समूह या वर्ग के लिए माँगता हूँ, मैं माँगता हूँ अपने लिए नहीं, लेकिन किसी सच्चाई या रचनात्मकता के से जुड़े किसी एक व्यक्ति के लिए माँगता हूँ, तब मैं स्वतंत्रता सेनानी हो जाता हूँ, तब मैं सुकरात हो जाता हूँ, तब मैं सत्य के रास्ते का एक अन्वेषक हो जाता हूँ। मैं माँगने का ही काम कर रहा हूँ। जब मैं अपने लिए किसी चीज़ के लिए लड़ता हूँ, तो मुझे लड़ाकू कहा जाएगा, शिकायती कहा जाएगा। लेकिन जब मैं किसी न्याय के सवाल पर, किसी सत्य के सवाल पर लड़ रहा हूँगा, अपने निजता को हटा के लड़ रहा हूँगा, तब मुझको वॉरियर कहा जाएगा, है? सत्य के रास्ते का योद्धा कहा जाएगा। इसका मतलब ये है कि मैं व्यक्तिगत रूप से मैंने अपनी ज़िंदगी में एक पैसे मतलब पैसा लेके अनुवाद के काम नहीं किया है। मेरे बहुत मित्रों ने किया है, उनसे मेरा बहुत आंतरिक संबंध है। लेकिन मैं अनुवाद अनुवाद को अपना मायका मानता हूँ और मैं मानता हूँ कि मतलब मैं सोता हूँ, जागता हूँ, सपने देखता हूँ, उस पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत करके और मैं उस लड़ाई का सिपाही हूँ। लेकिन मैं भविष्य को ये कहते हुए आपसे एक नया संबंध बनाने की बात करता हूँ कि मैं किन्हीं ऐसे मुद्दों पर और मेरे जैसे बहुत सारे लोग अपने-अपने लिए नहीं लड़ेंगे, लेकिन किसी एक कॉज़ के लिए लड़ेंगे तो हमारी बात में बिल्कुल दूसरी आवाज़ होगी, दूसरी वैधता होगी, दूसरा असर होगा। और जब ऐसा होगा तो परिणाम निश्चित रूप से दूसरे होंगे। और यहीं पर मैं अनुवादक मंच जो है और ट्रांसलेटर ऑफ इंडिया नाम के जिस दायरे के अंदर जिस मंच पर हम बात कर रहे हैं, उससे मतलब मैं अपने रिश्ते को बता रहा हूँ, मतलब इस सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि हम आपके हैं कौन? अगर इस फ़िल्म के इस नाम को हम एक सवाल में अपने बदल लें हैं, तो मतलब मेरा सवाल यही है कि हम आपके हैं कौन? हम एक-दूसरे से पूछें और अपनी आत्म छवि का पुनर्निर्माण करें और हम अपने लिए व्यक्तिगत तौर से और अपने सामूहिक रूप से अपनी भूमिकाओं का थोड़ा-सा जिसको कहते हैं रिफाइन करें, उसकी रिट्यूनिंग करें, तो हम निश्चित रूप से चीज़ों को देखेंगे
मैं फिर अपना उस आकलन को आपके सामने रखता हूँ कि मैं बाजार की शक्तियों को भी और राजतंत्र से जुड़ी शक्तियों के अंदर जिसको कहते हैं एक अपनी पुरानी व्यवस्थाओं से होने वाली थकान उसमें देख रहा हूँ। तुरंत बदलेंगे नहीं, और बदलेंगे तो वो इतने चालाक हैं कि अपनी कमजोरियों को भी छुपाते हैं। उनको लगता है कि ये पब्लिक के लोग फायदा उठा लेंगे। है राजा अपने अपनी बीमारियों के बारे में बात नहीं करता, उसकी मेडिकल बुलेटिन छुपाई जाती है। तो राज सत्ता भी अपने अंदर की बीमारी को छुपा के चलेगी। लेकिन हम जानते हैं और हम ये चाहते भी नहीं कि राज सत्ता कमजोर दिखे, बाजार व्यवस्था उखड़ जाए, हम ये चाहते भी नहीं। हमारा लक्ष्य केवल ये है कि उसके अंदर थोड़ा सा एक रिफाइनमेंट हो, थोड़ा सुधार हो, संवेदनशीलता आए, खुद उसके लिए आए, और अंततः हम एक अपने देश और दुनिया को बेहतर बनाना चाहते हैं, उसमें संवाद गहरा करना चाहते हैं, इसलिए ऐसा हो। तो मैं और व्यवहारिक उपाय करूं तो हम कुछ एक नई तरह की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की तरफ बढ़ेंगे, एक नई तरह के रणनीतिक चिंतन की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें कि जैसे कि पुरानी हम कहानी से लें तो सारी कहानी इस बात पे, सारी कहानी का तोड़ यहाँ होता है कि कोई बताता है कि राजा की जान इस तोते में है, तो ये पता लगाना कि राजा की जान किस तोते में है, मतलब क्या करके क्या होगा। तो वो ये पता लगाना कि हमारे कान में कोई बता दे कि ये जो रावण है इसकी नाभि में कुछ छुपा हुआ है, वहां थोड़ा एक तीर लगाओ, तो कोई हमको ये बताने, तो हम एक दूसरे के बारे में ये भूमिका निभाएंगे। हम में से कोई एक बूढ़ा भी होगा, कोई नहीं होगा तो वो मुझे ही बनना पड़ेगा, जो फिर मैं अतीत की उस वांग्मय की कहानी में ले जाता हूँ जो जामवंत की भूमिका है। वो बूढ़ा भालू जो है बताता है, हनुमान से कहता है कि तुम वैसी कोई साधारण बंदर नहीं हो, तुम जो है समुद्र को भी लांग सकते हो। तो हम में से कोई बूढ़ा हम ऐसा तलाशेंगे नहीं, तो मैं वो भूमिका निभाऊंगा कि मैं बताऊं, मैं हम ये बात कहेंगे कि हम अपनी अपनी जो जो असाइनमेंट हमें मिला है, जो हमें 1000 शब्द का अनुवाद अभी 3 घंटे बाद करके देना है, वो हम काम करते रहेंगे। अपने एम्प्लॉयर से झगड़ेंगे नहीं, अपने काम देने वाले से झगड़ेंगे नहीं, लेकिन हम एक अपने अंदर एक नए व्यक्तित्व का विकास करेंगे। अपने अंदर हम दूसरे तीसरे लेवल की, कि हम अपने को एक बहुत अद्भुत रूप से एक आत्म छवि देंगे, एक दूसरे को ताकत देंगे, और हम उस बड़ी चुनौतियों की तरफ आगे बढ़ेंगे। जिस बड़ी एक असफल हो गया, सरकार के पास बहुत पैसा है, कुछ दूसरी चीजें बनेंगी। हर यूनिवर्सिटी में अनिवार्य रूप से 10 ट्रांसलेशंस की भर्ती होनी चाहिए, और प्रोफेसर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की ग्रेड पर होनी चाहिए, कि प्रोफेसर को जिनको 1.5-2 लाख रुपए तनख्वाह दी जा रही है, वो तो रीडिंग मटेरियल भाषाओं में ला नहीं पा रहे, तो कहो देवयानी जी से, कहो किसी मोहसिन जी से, श्रुति नागर जी से, कि हम केवल हिंदी में या अन्य भाषाओं में सामग्री को, हम मार्केट में उसका एक स्पेस बन चुका है, लेकिन उस डिमांड को थोड़ा एक स्वर देने की जरूरत है। और मैं कहूंगा कि वो चेयर क्रिकेट करो और मुझे दे दो, तो मेरी बात नहीं सुनी जाएगी। लेकिन अगर मैं कहूंगा कि देखिए ये 5 बहुत अच्छे नाम है, इनमें से जिसको चाहो ले लो, जिसमें 5 में मेरा नाम नहीं होगा तो मेरी बात मानी जाएगी। इसी तरह से मेरा कहना है कि इस पूरी राज व्यवस्था के अंदर हजारों लोगों की जरूरत है, लाखों, मतलब मैं कहूंगा 1 लाख ऐसे, इस पूरे विश्वविद्यालयी तंत्र को, हायर एजुकेशन के तंत्र को अर्थवान बनाने के लिए ऐसे लोगों की जरूरत है जो बहुभाषी हो, जो हिंदी, अंग्रेजी, मेवाड़ी, मगही, मैथिली, बंगला या कोई भी 3 भाषाएं जानते हो। हम तो हम अपने अंदर का जो भाषा भंडार है उसका सम्मान करें, उसको अपने प्रोफाइल में लिखें, केवल हिंदी अंग्रेजी ना लिखें। निश्चित रूप से एक बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ेंगे। और ये बात मैं आश्वासन नहीं दे रहा, मैं ये बात अपनी जिम्मेदारी पर कह रहा हूँ। मैं आज से इस समूह का ज्यादा सक्रिय सदस्य हूँ, आपके बीच एक दोस्त की तरह मौजूद हूँ। जरूरत पड़ा तो मैं बूढ़ा जामवंत बन जाऊंगा, जरूरत पड़ा तो जटायु बन जाऊंगा, जरूरत पड़ा तो मिलके तमाम बंदरों की तरह आपके साथ एक बंदर और उसकी वो कविता कि जो पुल बनाएंगे वो बंदर कहलाएंगे और जो जयी होंगे वो राम कहलाएंगे। लेकिन हम इस कविता को पीछे छोड़ते हुए कोई नई कविताएं भी लिखेंगे, जिसमें जो पुल बनाएंगे वही जयी कहे जाएंगे, वही नायक कहे जाएंगे। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत खूबसूरत बातचीत के साथ में इसको अंजाम दिया। और हमने 1 घंटे का सोचा था और 1.5 घंटे की बातचीत कैसे अपने आप होते चली गई, पता ही नहीं चला। बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो सभी इस बात को बार-बार अप्रिशिएट कर रहे हैं। राजेश उत्साही जी हैं, मोहसिन खान जी हैं, सभी लोग ये कह रहे हैं। प्रतिभा जैन जी हमारे साथ जुड़ी हैं इस बीच में, सभी कह रहे हैं कि बहुत सारी जानकारियाँ दी पंकज जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण रहा। सभी लोगों का ये कहना है कि बहुत ज़रूरी चिंतन था। और मेरे लिए भी आपके साथ में इस बातचीत में शामिल रहना
बहुत सारी नई जानकारियाँ लेके आया और बहुत समृद्ध करने वाला अनुभव रहा। पंकज जी, आप हमारे साथ में इस मंच पर जुड़े, आपका बहुत-बहुत आभार और हम आगे भी इस बातचीत को जारी रखेंगे। शुक्रिया, हाँ, नमस्ते। मैं 2-3 पंक्ति जोड़ने की अनुमति चाहता हूँ। जी, खत्म ज़रूर, करने ज़रूर, से पहले ज़रूर, मैं ज़रूर। एक बात और जी। कहना चाहता हूँ कि बहुत खूबसूरत चीज़ें जो हो रही हैं, उसमें एक बात मैं कहना भूल गया और राजेश उत्साही जी के नाम से मुझे याद आया। राजेश उत्साही जी, लताकांत दीवान जी, पूरा अजीम प्रेम जी फाउंडेशन, अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी, वो अपने आप में किस तरह से ज़रूरतें चीज़ें बनाती हैं। हम इतिहास नहीं लिखते, कई बार इतिहास हमें ज़िम्मेदारी सौंपता है और कई बार पता लगेगा हमारे बीच कोई अजीम प्रेम जी जैसा व्यक्ति सामने आता है, अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी बनती है और उसमें तमाम अच्छे लोग मिलकर एक समुदाय बना लेते हैं। वो अद्भुत बिल्कुल, संभावनाओं से भरी हुई चीज़ है और वहाँ अद्भुत काम हो रहा है। और वो अद्भुत काम तो बिल्कुल। तब हो रहा है जब तक अभी तो जो ट्रांसलेटर्स ऑफ इंडिया है उन्होंने अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी को लिखा नहीं है कि हम भी आपके दोस्त हैं और मिलकर करते हैं। मैं क्योंकि अनुवादक मंच से भी जुड़ा हुआ हूँ, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के भी दोस्तों से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर वो पुल बनाने वाले हार्डी बनकर हमारे मुझको बनना साथ होगा रहे और पिछली मैं कहता हूँ बातचीत में कि ये आपने। निश्चित, निश्चित, जी, निश्चित मैं जानता हूँ निश्चित वो रहे, लेकिन उसका जो संस्थागत विस्तार है और उसका जो फ्यूचरिस्टिक अनफोल्डिंग है, वो बिल्कुल दूसरे आयाम है, वो बिल्कुल अलग लेवल की अनफोल्डिंग है। तो हम बहुत मुझे भी बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत दूसरी चीज में आजकल 24 घंटे डूबा हुआ हूँ, लेकिन इस विषय के लिए सुयश जी ने जो गलती की मेरे नाम को मुझे निमंत्रित करके, मैं लगातार चिंता में था कि उनकी गलती को किस तरह मैं हल्का करूं। तो जितना भी हो पाया, मैं स्वयं आपके साथ बात करके बहुत सीखा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये दोस्ती कोई इवेंट नहीं है, एक प्रोसेस की तरह है। हम रहेंगे साथ साथ, चलेंगे साथ साथ, हम होंगे कामयाब एक दिन। मेरी तरफ से नमस्कार। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, नमस्ते।